ओके, चलिए फिर आखिरी का 1.5 घंटा और एक बहुत ही अहम सेशन कल। फॉरगेट अबाउट बजट जो 11 बजे से आएगा, लेकिन उससे पहले कल मार्केट ध्यान रखिएगा, रिएक्ट करेगा फेड के डिसीजन पर। तो इस हिसाब से अगला 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि बजट तो इंट्राडे में है, लेकिन जो पहला मूव है वो सुबह सुबह आएगा, वो फेड के आउटकम पर आएगा। एक पिंग पोंग का गेम चल रहा है हर तरह से मार्केट में। परसों हम 400 ऊपर थे, कल हम 250 नीचे थे, आज हम फिर 200 ऊपर हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बंद कहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली मार्केट कुछ टाइम तक ऐसी वॉलेटिलिटी दिखाएगा और शायद कल तो इससे भी ज़्यादा बड़ा इंट्राडे वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। इंट्राडे में कल निफ्टी 350 से 400 पॉइंट्स तक के मूव दिखाएगा। किस डायरेक्शन में ये तो खैर टाइम बताएगा, लेकिन वो दिखाएगा निफ्टी। उसके बाद क्या होगा वो फ्राइडे से मेरे ख्याल से मार्केट आपको दिखाएगा एक क्लियर कट डायरेक्शनल मूव, शायद फ्राइडे से, और उसके बाद मंडे से एक मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आए। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है मार्केट में। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई देगी अनुज। लेकिन कंसिडरिंग कल दो बड़े इवेंट्स जो आपने मेंशन किए, एक सुबह में निपटेगा, दूसरा ऑफ कोर्स पूरे दिन मार्केट पर छाया रहेगा, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स एनालिसिस के बाद कुछ और बारीक ट्रेड लेंगे। अपने आप को पोजीशन करके कैसे जाना है? बिल्कुल, देखिए हर्षिता, आज एक चीज़ है, आज हमारा सुबह एक व्यू था कि 21,500 जब पार हो तो वहाँ पर बाय करके 21,429 का स्टॉप लगाएं और एक 21,650 से 21,700 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लें। मैं अभी भी उस पर एक इंटैक्ट हूँ। 21,700 के ऊपर हम निकले ज़रूर इंट्राडे में एक बार के लिए, लेकिन वो लॉन्ग ट्रेड ने आपको अच्छी स्विंग दी। अब वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अब बड़ी रेजिस्टेंस है 21,750 टू 21,800। पिछली बार भी हम यहीं से स्लिप हुए थे। और एक चीज़, यहाँ पर सबसे बड़ा कॉल राइटर भी है और इतना आसान नहीं होगा उसको पार करना। प्लीज़ आप कुछ प्रॉफिट बुक करके जाइए और न्यूट्रल जाइए इस मार्केट में, क्योंकि कल फेड का डिसीजन किस तरीके से बैठेगा ये कहना टफ है। एक टाइम था मैं हमेशा बोलता था कि फेड के डिसीजन में लॉन्ग जाइए, लेकिन पिछले 2-3 बार थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है, तो इसके लिए वो डिसीजन में थोड़ा सा, क्योंकि आज पहले हम रैली कर चुके हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आज आपने एक सुबह आपको मार्केट ने एक अच्छी स्विंग दी है, एक अच्छे लेवल से अच्छी रैली दी है, उसको प्रॉफिट बुक करके घर पर जाइए तो ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पर है मेरे ख्याल से। इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कभी भी 200-300 पॉइंट की स्लिप आ सकती है, कभी भी पॉसिबल है ये। इसके लिए ध्यान रखें कि ये वैसी वीकली एक्सपायरी है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि रेंज के हायर एंड में प्रॉफिट बुकिंग करें। देखिए, चलने को अगर लास्ट की ओर 200-300 पॉइंट चल गए, बैड लक, लेकिन ये एक अच्छा लेवल है अगर आपने सुबह लिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ प्रॉफिट बुक करके चले। अच्छा, निफ्टी बैंक के पर्सपेक्टिव से एक नंबर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा अनुज, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ब्याज से आए 11,101 करोड़ पर 11,085 करोड़ का अनुमान था। नेट प्रॉफिट आया 4,580 करोड़ के करीब, और ये भी उम्मीद से काफी बेहतर है। एसेट क्वालिटी में सुधार, अब वो मार्जिन का नंबर जब निकलेगा तब उस पर रिएक्ट मार्केट करेगा, लेकिन क्लियरली सरकारी बैंकों में जो थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा था उसमें और चार चांद जोड़ता हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैंड आउट नंबर रहा है एक्चुअली सारे पीएसयू बैंकों में। एक जो स्टैंड आउट बैंक रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल एक मेरा एक कनेक्ट रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से, कि मेरे फादर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा में वाकई उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी हाँ, तो कुछ और बारीकियां जब आएंगी सो आएंगी, लेकिन स्टॉक वो करीब 2% ऊपर है। अच्छा, ट्रेंडिंग काउंटर्स की भी डिटेल हम आपके सामने पेश करेंगे, और उसमें 2 स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, एक है वोल्टास, दूसरा है एसआरएफ। क्योंकि अगर आपने सरसरी नजर डाली होगी स्पेशली वोल्टास के केस में, तो नंबर्स फीके रहे। एसआरएफ के केस में तो 50% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है, उसके बावजूद वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा सुबह में अनुज ने क्या पढ़ा था कि एक्चुअली टू द स्क्रिप्ट इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रहा, एंड द बिगर क्वेश्चन क्या इस ट्रेड को कैरी करना है? नहीं, देखिए हर्षिता, इसमें बहुत सिंपल चीज़ थी। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने ये व्यू लिया था दोनों स्टॉक्स पर। दोनों स्टॉक्स में रैली के कारण अलग अलग है, ठीक है, ये नहीं कि सेम कारण है। एसआरएफ के केस में मोर ऑफ अ लीप ऑफ फेथ है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने कहा कि शायद ये एक बॉटमिंग आउट क्वार्टर है और यहाँ से शायद नंबर्स इंप्रूव होंगे। अभी 3 बजे मैनेजमेंट की कॉल भी होनी है, उस कॉल में इस चीज़ का रीइटरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तो उन्होंने इस कॉल में पॉजिटिव साउंड कर दिया, देखिए 3 से 3:30 बजे के बीच में एक और मूव आएगा एसआरएफ में, अगर तो उन्होंने पॉजिटिव साउंड कर दिया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक बहुत जल्दी शार्पली आपको 2500 से 2600 की ट्रैजेक्टरी में भी चला जाए तो, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स बहुत हैं, ठीक है। वोल्टास के केस में क्या हुआ था? वोल्टास के केस में उनके एसी बिजनेस में सुधार आया था। वोल्टास के केस में जो डीरेटिंग रही थी पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों में, वो था जो ब्लू स्टार ने कितना ज़्यादा गैप क्रिएट कर लिया था बिटवीन इटसेल्फ एंड वोल्टास।
एटलीस्ट यूनिटरी कूलिंग बिजनेस में वोल्टास ने साइन दिखाया कि एक ग्रीन शूट्स के जी हाँ। मार्केट ने उस पर लैच ऑन किया। अल्टीमेटली टाटा ग्रुप की कंपनी है इसके लिए, और दोनों के केसेस में एक चीज़ है, दोनों अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं। मार्केट कहाँ का कहाँ पहुँच गया, ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से अभी भी 2-3 साल पहले के लेवल्स पे हैं। तो ये एक और कारण था जिसकी वजह से ये एक मूव आया। मेरे ख्याल से इस ट्रेड को आपको कैरी करना चाहिए क्योंकि ये अब एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पर, प्रोवाइडेड एसआरएफ कॉन कॉल में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना बोल दे जिससे स्टॉक वापस गिर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से इन दोनों स्टॉक्स ने एक फ्रेश रैली की शायद यहाँ शुरुआत की। तो फ्रेश रैली की शुरुआत यहाँ पर इन दोनों काउंटर्स की तरफ से होती हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ और डिटेल्स आ गए हैं। प्रोविजनिंग में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इनफैक्ट ये ट्रिपल डिजिट में आ गई है प्रोविजनिंग, जो अच्छी खासी ऊपर थी पहले, तो उसका भी फायदा मिलेगा। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो शेयर जहां पर आज पूरी तेजी मंदी के सौदे साफ बनते हुए दिखाई दिए हैं। गेनर्स के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि स्क्रीन आज हरी है। डॉक्टर रेड्डी 4.5% ऊपर नंबर्स के बाद। अब देखिए इसका एक ट्रिपल इफेक्ट और उम्मीद जगी है सन फार्मा में, क्योंकि यूएस के बिजनेस में ही डॉक्टर रेड्डीज ने कमाल दिखाया है। अब सन जब नंबर्स पोस्ट करेगा आज शाम को, उसके पहले स्टॉक में तेजी। डीवीज लैब भी करीब 2-2.5% ऊपर है। आयशा मोटर में हम देख रहे हैं 3.25% का इजाफा। वोल्टास और एसआरएफ, यहाँ पर और कुछ चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्साइड में तेजी और वहां पर एमएनएम फाइनेंशियल, डिस्पाइट द फैक्ट कि आगे का गाइडेंस इन्होंने घटाया है, नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक चला है। एलएनटी गाइडेंस भले ही इन्होंने कुछ बेहतर किया हो, लेकिन मार्जिन और बाकी नंबर्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। उससे पहले स्टॉक में प्री पोजिशनिंग थी, तो आज कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। टाइटन के नतीजे आएंगे कल, 1.5% नीचे है काउंटर। टाटा कंज्यूमर अपने नतीजे अगले हफ्ते पेश करने वाला है, उससे पहले दबाव। और बीपीसीएल में भी आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली साफ बनती दिखाई दे रही है। एस्ट्रल के केस में 2.5% का नुकसान है। इंडस टावर, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स है जहां पर 2% का दबाव। चोला फाइनेंस यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में है, मंदी वाला ट्रेड है नहीं है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। अब ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, हमारा पूरा पैनल तैयार है, आपको बताएंगे हम कहाँ तेजी का ट्रेड, कहाँ मंदी का ट्रेड और कहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की संकेत बाजार दे रहा है। फंडामेंटल्स पर गौरांग शाह हमारे साथ हैं, टेक्निकल्स पर प्रकाश गाबा, साथ ही शिल्पा राउत हमारा साथ दे रही हैं, चंदन तापड़िया भी जुड़ रहे हैं, रुचित जैन और अमित सेठ। ये सब आपको मिलकर बताएंगे कि आज ट्रेड का मौका कहां और किन स्टॉक्स में साफ बनता दिखाई दे रहा है। इसके आगे हम बात करेंगे द्वारिकेश शुगर के नतीजों पर। हमारे साथ कंपनी के एमडी विजय एस बांका जुड़ने वाले हैं। 2:30 बजे कल जो अंतरिम बजट पेश होगा, क्या बड़ा अपडेट है, लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे, उनसे कुछ खबर निकालेंगे कि बजट में क्या बड़ी चीजें ऐलान हो सकती हैं। 2:45 पर कल आने वाले नतीजे, टाइटन, अदानी पोर्ट, इंडियन होटल, इनफैक्ट लिस्ट लंबी है, ये कुछ स्टॉक्स है जिसके पोल हम आपके सामने पेश करेंगे। पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स पर 2.50 पर कंपनी के मैनेजमेंट से होगी बातचीत। साथ ही साथ आज कोटक महिंद्रा एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय हमारा साथ देंगे। डाबर इंडिया के भी नंबर्स का इंतजार है और मैनेजमेंट हमारे साथ रूबरू होगा। कंपनी के सीईओ मोहित मल्होत्रा इसी कार्यक्रम में डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड, ये सब आपके लिए हाजिर करेंगे। ओके, चलिए पैनल को स्क्रीन पर रखिए और कुछ और नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आपके। अतुल ऑटो के नंबर्स, चलिए इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। मार्जिन नंबर तो यहाँ पर कम हुआ है 10.2 से 8.2 पर, हालांकि मुनाफा थोड़ा, लेकिन छोटा सा नंबर है तो बाद में इसको और एनालाइज करेंगे। पैनल हमारा तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या रहेगी ट्रेड इस समय की? ओके, गाबा सर को शायद ऑडियो जा नहीं रहा है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स में। फ्यूचर ट्रेड कर अराउंड 3410। आप 3380 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट यहाँ पे 3450 से 3470 का है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ले ली तेजी की, 3470 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करके चले, 2-2.5% ऊपर है। रुचित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कोलपाल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 हफ्ते से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था और कंसोलिडेशन में का ब्रेकआउट देखिए प्रीवियस हाइज का ब्रेकआउट दिया है और ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन के साइंस है। इवन आप विद इन द एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे तो पिछले कुछ समय में, और तो दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चले हैं, बट ये विद इन द सेक्टर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखाया है। सो हमें लग रहा है कि ट्रेंड अभी और कंटिन्यू रहेगा। तो 2520 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है, 2620 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। चलिए अब अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस समय की?
जी, गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनु जी, मेरी इस समय की टॉपिक रहेगी आरती इंडस्ट्रीज। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने रिसेंटली एक पुल बैक दिया था 10 और 20 डेमा पे, हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा और आज के सत्र में एक सपोर्ट लेवल से हम देख रहे हैं कि वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। 656 का प्राइस है, 646 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 670 एंड 675 के। के टारगेट्स के लिए आरती इंडस्ट्रीज, तो एक तरफ नवीन फ्लोरिन आया, दूसरी तरफ आरती इंडस्ट्रीज आ रहा है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। धन्यवाद अर्षदा जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा। काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय रही है, 1400 के पार मौजूदा स्तर। हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है अगर आप फार्मा क्षेत्र का रुझान भी देखें और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियों का रुझान देखें तो सन फार्मा पसंद आता है। 1600 तक के लक्ष्य आप देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। ओके, चलिए अब गाबा सर जुड़ गए हमारे साथ। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगी? गुड आफ्टरनून। ट्रेड रहेगी लॉन्ग और वो रहेगा टोरेंट फार्मा। इसमें तेजी नजर आती है, क्लियर कट 2521 पर ट्रेड कर रहा है टोरेंट फार्मा। जोन बढ़िया है, सेटअप सही है, स्टॉप लगाना चाहिए 2500 का, करीब 21 रुपए का। इसका जो टेक्निकल टारगेट है लॉजिकल, मेरे ख्याल से 26 तक का है। तो मतलब बजट और नो बजट टोरेंट फार्मा में एक अप मूव मिलना चाहिए। यस, टोरेंट फार्मा। ओके, टोरेंट फार्मा गाबा सर के पे का। देखिए, मार्केट्स में जब चीज़ें चलना शुरू होती हैं तो सुज़लॉन जैसी कंपनी के भी नंबर्स हज था, 78 करोड़ की प्रॉफिट से 200 करोड़ का प्रॉफिट। कितने टाइम बाद मैं इस तरीके का प्रॉफिट देख रहा हूँ सुज़लॉन में, और इनकम भी बढ़ी है 1450 से बढ़कर। सुज़लॉन में एक बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है एक्चुअली पिछले एक साल में, और अनफॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर तांती वो देख नहीं पाए इस पूरी की पूरी री रेटिंग को। लेकिन इन्होंने अपनी डेट पे काम किया था, राइट्स इशू लेकर आए थे, 3 या 4 रुपये राइट्स इशू आया था। जी हाँ, मुझे याद है। वो आपको बताता है कई बार कि मार्केट में कई बार हर प्राइस पे ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ चीज़ होती है अच्छी। मतलब सुज़लॉन को सबने राइट ऑफ कर दिया था 4, 5, 6 रुपये पे, और वहाँ से इसने देखे किस तरीके का मुंह दिखाया। जैसे मैं कह रहा 7 रुपये का तो 52 वीक लो था, उससे पहले तो और भी ज़्यादा नीचे था, और राइट्स इशू तो 3 या 4 रुपये पे आया था, और वहाँ से देखिए जिसने राइट्स में लगा लिया उसके लिए तो एक साल में पैसा 10 गुना हो गया। 10 गुना, मतलब इस तरीके का टर्न अराउंड हुआ है। अच्छा, ऐसी स्टोरी में होता क्या है, हर लेवल पे इंसान को लगता है कि अब तो लेट हो गया अब तो मैं लेट हो गया। मतलब आप 10 रुपये पे 12 रुपये सोचोगे आप क्या कर, 20 रुपये सोचोगे आप अब क्या बाय करूँगा इसमें। सेम चीज़ हुई थी सीजी पावर में। सीजी पावर में 4-5 साल पहले ऑलमोस्ट सेम स्टोरी प्ले आउट हुई थी। तब वो 5-6 रुपये का स्टॉक था, आज 500 रुपये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सुज़लॉन 500 हो जाएगा, लेकिन कई बार टर्न अराउंड होते हैं इस तरीके से। और स्पेशली जो एनेक्डोटली अच्छी कंपनियाँ रही हैं जिसमें कुछ इशू की वजह से वो कंपनी एक प्रॉब्लम में आ जाती है और स्टॉक 90-95% गिर जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक रिवर्स कर जाते हैं। यूनिटेक नहीं कर पाया, लेकिन बाकी सीजी पावर, सुज़लॉन ये कर गए रिवर्स। और इस समय पर जहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में मुझे याद है सुज़लॉन पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई, और उसके बाद कई सारे लोगों ने अपना लक आजमाया, लेकिन जो रेटिंग इस पूरे सेक्टर को मिली है उसका असली फायदा अब सुज़लॉन आपको कमा कर दे रहा है, और स्टॉक देखते ही देखते 4% के गेन्स दिखा रहा है। एबिटा लेवल पर भी अच्छी खासी ग्रोथ बनती दिखाई दी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मौका और मोमेंटम है। गौरांग, हम इनफैक्ट कुछ देर पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स पढ़ रहे थे। अब मेरे ख्याल में वो मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 3% के आसपास ही मार्जिन है, लेकिन हल्का सा इम्प्रूवमेंट देखा गया। 3.25% की तेजी स्टॉक में बन गई है। कंस्ट्रिंग पूरे पीएसयू बकेट में वैसे भी तेजी रही है, सरकारी बैंकों का बोलबाला रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन नंबर्स को आप कैसे रेट कर रहे हैं टू बिगिन विद, और क्या 245 के आसपास अब भी नई तेजी करेंगे? तो पहले तो एक सूची रख देता हूँ अर्षदा जी आपके सामने सरकारी बैंकों की जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। और पीएनबी में भी अगर आप देखें अर्षदा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन जो है वो हमने सिर्फ 1 या 2 तिमाही तक सीमित नहीं देखा है। मेरे ख्याल से कमूमन सभी मजबूत सरकारी बैंकों में ये सुधार निरंतर हुआ है तिमाही दर तिमाही, और वो सुधार सुधरता हुआ नजर आता है। तो हमें तो लग रहा है कि, और वित्तीय क्षेत्र में भी अर्षदा जी हमें लग रहा है कि सरकारी बैंक्स और निजी क्षेत्र के बैंक्स में जो एक दूरी थी वो धीरे धीरे करके अब कम हो रही है, क्योंकि नतीजे बेहतर आ रहे हैं सरकारी बैंकों में। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीदारी बिल्कुल बन सकती है इस स्तर पे भी। ओके,
चलिए, जो दो स्टॉक्स की हमने सुबह सुबह बात की थी, एक बार उनको रिविजिट करते हैं, एसआरएफ और वोल्टास। गुरांग सर, गुड आफ्टरनून। दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आज के इस प्राइस परफॉर्मेंस के बाद, कंसिडरिंग कि नंबर्स दोनों के केस में थोड़े से खराब रहे थे? आपको भी शुभ दिन अनुज भाई। तो बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों पर ही कवरेज है हमारी लंबी अवधि के लिए, एसआरएफ और वोल्टास। इसके साथ साथ ब्लू स्टार सिम्फनी जैसी कंपनियां, वर्लपूल जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर भी खरीदारी की राय है। और मुझे तो लग रहा है कि एसआरएफ जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अनुज, वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में नतीजों के आधार पर और बेहतर होता हुआ नजर। मैं सिर्फ एसआरएफ की बात नहीं करता, मैं उस सभी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो खरीदारी की राय दोनों पर ही है, एसआरएफ और वोल्टास। ओके, सन फार्मा के नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 2524 करोड़, पोल से करीब करीब 125 करोड़ बेटर है। नेट रेवेन्यू 12381 करोड़, ये भी पोल से करीब करीब 170 करोड़ बेटर है। तो बेसिकली जितना जो ग्रोथ नेट सेल्स में हल्की सी एक्स्ट्रा आई है, वही ट्रांसलेट हुई है नेट प्रॉफिट में। इसका एबिटा और मार्जिन और देख लेंगे। वैसे अगेन, क्योंकि सिप्ला के नंबर्स अच्छे थे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज के अच्छे थे, और सन फार्मा भी बिग थ्री में जो यूएस बेस्ड जेनेरिक कंपनी है, नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब सेम नंबर ही डिलीवर करेंगे। एबिटा नंबर काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, 3477 का है, और मार्जिन तो बहुत ही अच्छा है, 28.8% का है वर्सेस 26.2%। एक्चुअली नंबर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है ऑपरेशनली। मेरे ख्याल से कुछ ही देर में हम यूएस सेल्स वगैरह के नंबर्स भी फ्लैश करेंगे, लेकिन ये नंबर काफ़ी अच्छा है सन फार्मा का। और एक क्लियरली सन फार्मा एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर निकला था, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय। 3477 करोड़ का एबिटा, 3197 करोड़ का। इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मेरे ख्याल से बिलो एबिटा कुछ आइटम रहा होगा जिसकी वजह से शायद नेट प्रॉफिट में उतना बीट नहीं है जितना कि एबिटा और नेट सेल्स में बीट है। यहाँ पर गाबा सर, चार्टिकली स्टॉक कैसा लग रहा है सन फार्मा का? सन फार्मा का सुबह से एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था और काफी हद तक मैं कहूंगा ठीक ही नजर आता है। अपसाइड ऑन है, बाई मोड पर है काफी समय से, 1100 से। कई बार जो भी थोड़ी वीकनेस आती है वो एब्जॉर्ब होती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी 1400 के आसपास है। 1400 का लक्ष्य हो स्टॉप लॉस का, टारगेट 1500 हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त देना पड़ेगा। तो बाई मोड पर है, डिप्स बायबल है, एंड आई थिंक इट्स गुड सन फार्मा। गुड नहीं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का बनता दिखाई दिया है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले हम टैरो के नंबर्स, इनकी सब्सिडरी के नंबर्स पढ़ रहे थे, वहां से भी एक अच्छा खासा इजाफा आया था, वहां पर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी, तो उसका भी कुछ कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। लेकिन क्लियरली स्टॉक 4% के गेन्स की तरफ बढ़ता हुआ, अब वो ब्रेकअप आ ही जाएगा कुछ ही देर में कि यूएस के बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के केस में बाकी नंबर्स ठीक है, वो यूएस बिजनेस में ग्रोथ रही, उसके बाद वो स्टॉक चला, तो आज का ये आउट परफॉर्मर रहा है। सन वर्सेस रेड्डीज, कोई ऐसा कंपैरिजन आपने किया है क्या गौरांग, कंसिडरिंग आपने वैसे भी सन फार्मा पर एक बाय कॉल दिया और 1600 का टारगेट रहा? तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा हर्षदा जी, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज पर भी खरीदारी की राय है। इनफैक्ट अभी जो अनुज भाई बात कर रहे थे यूएस जेनेरिक्स की, तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये 4 प्राथमिकता वाले शेयर्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारे शेयर हैं, जैसे नैटको फार्मा है, जाइडस लाइफ साइंस जैसी कंपनियां हैं, जाइडस वेलनेस जैसी कंपनियां हैं। लेकिन मैं बराबरी का दर्जा दूंगा जो 2 नाम आपने दिए हैं, क्योंकि दोनों पर ही हमारी कवरेज है। बराबरी का दर्जा आप दे रहे हैं। अमित, टेक्निकली ट्रेड क्या कुछ पिक करने वाला है या फिर दोनों खरीदेंगे आज? जी मैम, अगर देखा जाए तो दोनों का ही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी को अगर हम देखें तो इसमें बाय सिग्नल मॉर्निंग में जनरेट हुआ था और स्टॉक ने लगभग 6000 का एक क्रूशियल लेवल क्लियर किया आज। तो मुझे लगता है यहाँ पे और भी तेजी बनेगी। 6050, सॉरी वो थोड़ा कम हो जाएगा, 6000 का एक स्टॉप लॉस रखे, 6350 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ से भी प्ले किया जा सकता है डॉक्टर रेड्डीज को। ओके, एक अच्छा मौका डॉक्टर रेड्डीज में भी मिल रहा है, खरीदारी करके चले। अच्छा, द्वारिकेश चीनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिल्पा जी, M&M फाइनेंस भरपूर खरीदारी आज हुई है, लॉन्ग पोजीशंस जुड़ी हैं, आप ओआई एडिशन देखेंगे 11% का। स्टॉक वैसे रिएक्ट कर चुका है नंबर्स पर, लेकिन क्या अब भी मौका है यहाँ पर कुछ तेजी की पोजीशंस लेने का? ये फटाफट बताइए। इस बीच पीवीआर के भी नंबर्स आ रहे हैं, तो रुचित पीवीआर का चार्ट आप निकाल कर रेडी रखिएगा। लेकिन M&M फाइनेंस पहले शिल्पा। हर्षदा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशियस रह जाऊंगी, क्योंकि अभी सपोर्ट जो है वो 275 का है और रेजिस्टेंस 300 पे है, तो आइदर इट हैज टू मूव पास 300 जहाँ पे हम लोग फ्रेश बाइंग देखेंगे, अदरवाइज ऑन डिक्लाइन से आपको ये 280 तक मिले तो बाय करना चाहिए। ये मिडवे है तो अभी के लिए अवॉइड। मीनवाइल पीवीआर
इतनी शानदार हिट फिल्में आ रही हैं लेकिन नंबर्स नहीं आ रहे हैं इनके समहाउ। 12 करोड़ का प्रॉफिट है हर्षता और एक्सपेक्टेशन शायद डबल की थी इससे। हाँ, नेarly हाफ हो गया उस हाँ एक्सपेक्टेशन से। और पता नहीं क्या मतलब क्या दिक्कत है इनको और समहाउ नंबर्स नहीं डिलीवर कर पाते अनलेस कुछ वन ऑफ है, ऐसा कुछ है इनमें। 1546 करोड़ की इनकम है, इसको भी देख लेते हैं पोल के मुकाबले कितनी रही। और खैर ठीक है, थोड़ा दिक्कत का मामला तो है ही यहाँ पर स्टॉक जो है, इसीलिए शायद पिछले कई इनफैक्ट 6 महीने का चार्ट अंडर परफॉर्मर रहा है ना, इसने कुछ किया ही नहीं चला है। ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चला है। बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से चला भी नहीं है। अगर आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे 6% नीचे है मार्केट, कहाँ का कहाँ पहुँच गया 6 महीने। वैसे अनुमान था कि प्रॉफिट में दबाव रहेगा, लेकिन 25 करोड़ से हम 22-23 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके सामने वो सिर्फ 12 करोड़ आया है। तो उस लिहाज से एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल खराब है वो नंबर। रेवेन्यू के फ्रंट पर 1507 करोड़ का फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 1546 करोड़ आया, तो वहां पर कुछ बेहतरी है। अब EBITDA का आंकड़ा देखना होगा कि कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी करीब करीब 183 करोड़ के आसपास तक का वो फिगर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। पैट में दबाव वो डेप्रिसिएशन के चलते आना था, तो शायद वो फैक्टर इन होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये तो ज़्यादा ही है। कुछ और फाइन प्रिंट लेकर आएंगे आपके लिए कि ऑक्यूपेंसी, फुटफॉल एक्सेट्रा में क्या स्थिति बनकर आई है, लेकिन ये फिलहाल वो बेसिक नंबर्स हैं। PVR आइनॉक्स के 0.36% का गेन इसमें बनता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशन है 12.2% की, तो देखते हैं वो नंबर क्या कंपनी डिलीवर कर पाती है या नहीं। चलिए, जब तक ये डिटेल्स आते हैं तब तक द्वारिकेश शुगर नतीजे आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कंपनी का क्या प्लान है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट है। मैं आपको याद दिला दूं कि 18% की गिरावट आय में देखने को मिली थी, मुनाफा करीब 5% घटकर आया था। आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है, उस पर बात करेंगे। कंपनी के MD विजय बांका हमारे साथ है। बांका जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इस तिमाही में मैं देख रही हूँ डिस्टिलरी बिजनेस में इजाफा है, लेकिन चीनी बिजनेस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला 9 मंथली परफॉर्मेंस के लिहाज से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दोनों बिजनेसेस ग्रो कर पाए हैं। क्या मुझे आप डिटेल दे पाएंगे कि शुगर प्रोडक्शन कितना बड़ा है और यहाँ से आगे का आउटलुक शुगर के लिए स्पेशली क्या बन रहा है? बिल्कुल, देखिए इस तिमाही में हमारा क्रशिंग चालू हो चुका है, तीनों जगह, तीनों यूनिट में चालू हो चुका था। 2 जगह हमने प्लांट चालू किया 31 अक्टूबर को और 1 जगह हमने 5 नवंबर को चालू किया है। तो क्रशिंग नंबर्स दोनों क्वार्टर, करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर और इस क्वार्टर के दोनों करीब करीब सिमिलर है। हालांकि चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ऊपर जो तब्दीली की है प्रोग्राम में, तो उन्होंने जूस से जो हम एथेनॉल बनाते हैं थे उसको लेने के लिए मना कर दिया, और बी हेवी की से जो बी हेवी से एथेनॉल बनाते थे उसकी क्वांटिटी पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि चूंकि चीनी का प्रोडक्शन कम होने की संभावना है और चीनी के भाव बढ़ रहे थे, तो उन्होंने इस पे एक तरह से अंकुश लगा दिया है एथेनॉल पे। तो हमने भी हमारा प्रोडक्शन मिक्स उसी तरह से चेंज किया। हमारा चीनी का प्रोडक्शन पिछले साल से इस क्वार्टर में पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज्यादा है। एथेनॉल के प्रोडक्शन में कमी आई है, जो कि उसकी खास वजह वही है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम में तब्दीली आई है। बांका साहब, गुड आफ्टरनून। तो क्या ये पॉलिसी चेंज आपको लगता है सिर्फ इलेक्शन को लेकर थी, और या ये कंटिन्यू करेगी, और अगर कंटिन्यू कर गई तो क्या इम्पैक्ट होगा आप पर इस चेंज का? नहीं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रिविजिट करेगी और जल्द ही करेगी, क्योंकि जैसे कि आंकड़े अभी आ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से जो सुनने को मिल रहा है, प्रोडक्शन नंबर, जो चीनी का प्रोडक्शन नंबर है, इतना खराब नहीं है। जो 10 से 15 लाख टन प्रोडक्शन की बढ़ोतरी की संभावना होने लगी है। कल जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन का नंबर, एस्टिमेटेड नंबर को पब्लिश किया है, और आज मैं उम्मीद करता हूँ बहुत शीघ्र इसमें भी अपने नंबर को लेके सामने आएगी। तो ये 316 लाख टन का प्रोडक्शन का अनुमान किया है ट्रेड एसोसिएशन ने। तो मैं सोचता हूँ अब सिचुएशन काफी कंफर्टेबल हो गई है गवर्नमेंट के लिए कि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को रिविजिट करे और अलाउ करे चीनी मिलों को जूस से एथेनॉल बनाने के लिए। तो ये एकदम सही समय है गवर्नमेंट को इस दिशा में कोई कदम उठाने का।
सर डिस्टिलरी बिजनेस को लेकर फिर इस समय क्या आउटलुक रहेगा इफ एट ऑल सरकार अपना मन नहीं बदलती है और इस शुगर प्रोडक्शन को और जोर देना चाहती है? क्या कुछ आपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है कि डिस्टिलरी बिजनेस फिर क्या योगदान दे पाएगा आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि वहां से अच्छा खासा पिछले 9 महीनों में ग्रोथ देखने को मिला है? बिल्कुल। ये देखिए, जब ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने एक तरह से उस पे एक अंकुश लगाया था, तो उनका कहना ये था कि ये चीनी के भाव पे अंकुश लगाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। तो चीनी के भाव डेफिनेटली जो 4000 को टच कर रहे थे, वो 3800 के आसपास में स्टेबल हैं इस समय। जहां तक कि चीनी मिलों का सवाल है, जैसे हम हैं जो एथनॉल पे भी हमारी डिपेंडेंस काफी है और हम चीनी भी बनाते हैं। हालांकि हमारी डिस्टिलरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन पूरी तरह ना होगा, लेकिन जो हम एथनॉल में जो गिरावट आ गई, जो टॉप लाइन में एज वेल एज बॉटम लाइन में, वो हम उम्मीद करते हैं कि वो चीनी के बिजनेस से उसका भरपाई हो जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड गुड लक फॉर Q4। आपसे Thank फिर you. अगले क्वार्टर जरूर बातचीत होगी। द्वारकेश चीनी का मैनेजमेंट आपके सामने। अच्छा, मार्केट का हाल आपके सामने रखते हैं, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स आप गौर करिएगा, 600 अंकों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला और कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। गौरव, एक स्टॉक जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अफलातून तेजी दिखा रहा है, आजाद इंजीनियरिंग, रीसेंट लिस्टिंग, आई एम नॉट श्योर आप इसे ट्रैक करते हैं या नहीं, लेकिन रोल्स रॉयस से जो ऑर्डर मिला उसके बाद पंख से लगे स्टॉक में, क्या अभी भी मौका है स्टॉक को 900 950 के आसपास लेने का? अर्षदा कवरेज नहीं थी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। तो किसी भी तरह का राय देना खरीदारी बेचने की या बनाने का मुश्किल होगा हमारे लिए। क्षमा चाहता हूं। अच्छा, पीवीआर का एक्चुअली मैं देख रहा था, एबिटा शायद इतना ख़राब नहीं है एक्चुअली, वो डिप्रिसिएशन कुछ ज़्यादा ही आ गया है मेरे ख्याल से, जितना शायद मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही हो गया है। डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 317 करोड़ का है वर्सेस 155 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो डबल हो गया। हाँ, उसका इम्पैक्ट है थोड़ा सा। तो देख लेते हैं एक बार, मेरे ख्याल से एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना है वो और उसको कंपेयर, लेकिन तब तक जरा आप आगे बढ़िए, मैं जरा कैलकुलेट कर रहा हूँ। वो नंबर्स लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ही देर में। और स्टॉक निचले लेवल से फिर कोशिश भी कर रहा है रिकवरी दिखाने की। अच्छा, 2-3 और आइटम्स जहां पर अब फोकस रहेगा, स्पेशली एफएमसीजी साइड पर, आपको याद होगा क्योंकि कल ऑफ कोर्स इंटरिम बजट है, पूरा बाजार देखना चाहेगा कि क्या रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार कुछ करती है या नहीं। उससे पहले रुचित, कोई ट्रेड आपने कोलपाल दिया, ब्रिटानिया देखिए, HUL देखिए, ITC देखिए, यहाँ पर कुछ ट्रेड दिख रहा है क्या? आई थिंक विद इन द एफएमसीजी स्पेस अगर हम रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखें तो कोलपाल में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी अपने क्रूशियल सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईटीसी में रिसेंटली काफी सेलिंग हुई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, सो आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में कंटिन्यू रह सकता है। बट ब्रिटानिया आई थिंक जब तक ये 4900 5000 का सपोर्ट जोन इंटैक्ट है, इन केस कुछ ये सेक्टोरल मूव आता है तो ये एक बेनिफिशियरी रह सकता है जहां पे हम एक शार्प अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस समय। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी अभी भी करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर, 45,970 पर इस समय। शिल्पा जी, कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए? अनुज, एक्चुअली मैं जस्ट वही देख रही थी अभी के लिए, जैसे एक 46 यहाँ पे 500 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो अच्छे से प्ले आउट हुआ है और यहाँ पे 46,000 एक सपोर्ट भी दिख रहा है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रेड तो बनता है कि अगर किसी को यहाँ पे जस्ट एक लेना है तो मेरे हिसाब से 46,500 का कॉल थोड़ा मुझे लगता है OTM है, लेकिन लेना है तो एक थोड़ा सा कम रिस्क वाला ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे 46,500 का कॉल आप ले सकते हैं हीरो जीरो के हिसाब से, सॉरी नहीं तो बहुत कम है। वी कैन ट्राई 46,300 का कॉल, जो रफली वो भी कम है, सॉरी इट इज़ नॉट हैपनिंग। सोच रहा था कि 46,200 46,300 तो बहुत दूर का हो गया, शायद आपकी नज़र 46,000 ले सकते हैं, 46,000 ले सकते हैं, जो 31 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। इसमें आप ले सकते हैं एक ट्रेड। मुझे लगता है एक 200 पॉइंट का अपसाइड आपको तो तुरंत मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में एनी मोमेंट इसी लेवल से, तो इसके हिसाब से ये आपको डबल होते हुए मिल जाएगा। तो 46,000 का ले सकता है आप, जो 31 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। ओके, 31 रुपीज़ में 46,000 की कॉल, ये है शिल्पा जी की कॉल इस समय, स्ट्रिक्टली एज हाई रिस्क, हाई मतलब जीरो हीरो ट्रेड, स्ट्रिक्टली
अगर आप उसको देखें तो। खैर कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं इस समय। एक्साइड इंडस्ट्रीज 5.5% ऊपर इस समय, क्या शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर। गावा सर, ये आया आपके रेडार पर 2-3 बार एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड? ये डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। एक्साइड इंडस्ट्रीज 334 पर ट्रेड कर रहा है। सेटअप बहुत ही बढ़िया है। टॉप होगा 330 का, सिर्फ 4 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 345 टू 350 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। 1-2 दिन लग सकते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो चार्ट है एक्साइड का बहुत ही बढ़िया है। सेटअप सही है, बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, ब्रेकआउट मिला है, इट्स अ बाय। इट्स अ बाय। एक और स्टॉक डीवीज लैब्स, वो भी इस समय थोड़ा सा आपको अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन एक बार ज़रा फिर से आप लेकर आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए अब 21,675 पर हम निफ्टी पर और 45,950 पर बैंक निफ्टी पर। अगेन जो मैं थोड़ा सा मेरा एक व्यू यही बन रहा है कि यहाँ पर अब आप कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी ट्रेड बची नहीं है। कल एक बार देख लें, फेड का आउटकम डिसीजन देख लें, उसके बाद ही एक ट्रेड लें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। एक और स्टॉक अंबुजा सीमेंट, क्योंकि बहुत लोगों ने एसीसी के बाद एक अजम्पशन लिया था कि शायद अंबुजा भी उस तरीके के नंबर्स डिलीवर करेगा, लेकिन ऑब्वियसली दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। अंबुजा के नंबर्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं थे जितने एसीसी के थे। गुरांग, यहाँ पर अंबुजा क्योंकि एसीसी के बाद इसको भी खींच दिया था लोगों ने, लेकिन यहाँ पर कोई व्यू आपका? पूरा सीमेंट सेक्टर अनुज भाई काफी अच्छा लगता है और कम से कम 4 दिग्गज सीमेंट कंपनियों में हमारी खरीदारी की राय है और 4 या 5 मझौली, अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, ग्रासिम, मझौली कंपनियों में दालमिया भारत, रामको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, बिरला कॉर्प जैसी कंपनियां हैं पसंद आती है। और मेरा अनुमान ये कहता है अनुज भाई कि ये जो चुनाव होने वाले, इसके पश्चात जिस तरीके से नए भारत निर्माण का जो कार्य होगा वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और वहां पर आपको खपत जो है वो निरंतर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अनुज भाई जो सीमेंट के बोरियों के दाम है वो भी हमें लग रहा है कि आने वाले 3-6 महीने में शायद ऊपर की तरफ जाएंगे और कच्चे माल का ये जो थोड़ा बहुत बोझ शुद्ध मुनाफे के मार्जिन में पड़ रहा था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक तो सरकार की तरफ से खर्च अनुज भाई, दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, तीसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियां शायद चुनाव के बाद केपेक्स की जो गति है वो भी तीव्र गति से आगे बढ़ाएगी। ओके, चलिए ये कुछ इस समय सीमेंट सेक्टर पर व्यू। एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट डिस्कस करते हैं। अमित सेठ, एक बार जरा आप आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखिए, अगर इस पर कोई व्यू बन रहा हो इस समय या कोई ट्रेड इस समय निकल कर आ रही हो तो। जी अनु जी, मेरा 2 बजे का टॉप पिक आरती इंडस्ट्रीज है। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, शानदार चार्ट है। 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट होके वापस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, 675 के टारगेट। जी, आपकी 2 बजे की कॉल थी ये। डॉक्टर रेड्डीज, सुबह के नंबर्स के बाद अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। अच्छा, एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा वापस लेकर आइए जरा। बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक मार्केट ने कुछ पढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि अब तक वो शायद मार्जिन वाली पिक्चर आई नहीं है, लेकिन अब स्टॉक ये डे हाई पर और 247 इस समय है। गावा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा शानदार स्टॉक रहा है ये पिछले कई महीनों से। ओके, आई थिंक गावा सर से इस समय बात हो नहीं पाएगी, एक बार शिल्पा से पूछ लेते हैं। शिल्पा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी बिल्कुल, ये तो एकदम आउट परफॉर्मेंस ही है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आप देखेंगे तो 250 260 के लेवल्स के लिए एकदम तैयार है और जिस तरह से आफ्टर रिजल्ट भी यहाँ पे एक मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कि ये एकदम रहने ही वाला है। तो यहाँ पे 260 के आपके इमीडिएट लेवल्स हैं, टारगेट है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने पहले से लिया है तो आप ट्रेल कर दीजिए 242 तक, फ्यूचर लेवल्स की बात है। यहाँ पे 260 से लेकर 270 के लेवल्स आपको बहुत जल्द आते हुए मिलेंगे। ओके, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्टॉक अब देखते ही देखते 5% ऊपर आ गया है। और फिर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के इतना कमाल दिखाया, सोचिए एसबीआई से अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट करेगा। लगे हाथ वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स हैं ये। एसबीआई इस बीच भी अपने डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ करीब 2% के गेन्स। इसको देखकर क्या रुचित एसबीआई खरीदने का भी मन है बैंक ऑफ बड़ौदा के परफॉर्मेंस के बाद? आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा परफॉर्मेंस में अगर एसबीआई के चार्ट्स देखो तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बेस काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जो रिसेंट करेक्शन आया है उसमें आप देखेंगे तो सेलिंग में इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे जितने इसके बाइंग साइड पे वॉल्यूम्स हमने देखे थे, और अब स्टॉक वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के वर्ज पर ही है।
तो अगर यहाँ से चलता है तो मेरा जो प्रीवियस स्विंग आया था 660 वो टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। सो डेफिनेटली ये स्टॉक में 620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 660 के टारगेट्स इसमें नियर टर्म में एक्सपेक्ट करने चाहिए। शिल्पा जी, वो कॉल 30 वाली ऑलमोस्ट 55 इस समय, वो जो बैंक निफ्टी की अभी हमने डिस्कस की थी कॉल, ऑलमोस्ट डबल, इनफैक्ट 60 रुपए से ऊपर अब 60 जी 60 हो गई, 60 हो गई, डबल 60 हो गई, डबल हो गई। तो डबल हो गई तो ले लें प्रॉफिट? जी बिल्कुल ले लेना चाहिए। मैं हमेशा हीरो जीरो जब भी रेकमेंड करती हूँ मैं सबको यही रेकमेंड करती हूँ, अगर आपने 2 लॉट लिया है तो आप प्लीज़ एक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए ताकि यू आर फ्री ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अभी एनी मोमेंट फिर वो इरोजन मोमेंट आ जाएगा और आपको ये जल्दी से हाफ में भी वापस ट्रेड करते हुए मिलेगा। देखिए, ये 30 की 60 हो गई, अब होने को 100 भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हल्का सा मार्केट में मूवमेंट आपके अगेंस्ट आया तो उसको जीरो होने में भी टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए 30 का 60 हुआ, 3-4 मिनट में हुई है ये ट्रेड, पैसा ले लें घर, क्या प्रॉब्लम है, और मूव ऑन करें। लेकिन अब दिल्ली चलते हैं हर्षदा, कल बजट से पहले, और कई ऐलान हो सकते हैं, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियाँ जो हमें मिल रही हैं उन पर बातचीत करते हैं। लक्ष्मण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या क्या एक्सक्लूसिव पिक किया आपने? अच्छा, फ्रीज हो गए शायद लक्ष्मण जी, फ्रीज हो गए शायद वहाँ पर। हाँ, लगता है थोड़ा सा बैंडविड्थ की दिक्कत है। जब जुड़ेंगे तो बता दीजिएगा आप, उनके पास फटाफट चले जाएंगे, लेकिन वो एंटिसिपेशन ऑफ कोर्स मार्केट रखेगा कि भले ही छोटा बजट हो इलेक्शन से पहले, लेकिन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आएंगे। लक्ष्मण जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, बताइए क्या उम्मीद करें? हाँ, उम्मीद मुझे लगता है कि हालांकि लोग कह रहे हैं कि अंतरिम बजट है, वोट एंड अकाउंट है, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे लगता है 3-4 चीज़ों पर खास फोकस रहेगा। चुनाव से पहले का बजट है तो चुनावी बजट के तौर पर आपको साफ तस्वीर देखने को मिल सकती है और 4 जो अलग अलग वर्ग हैं जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है। ज्ञान थीम के आधार पर बजट पेश किया जा सकता है। ज्ञान जी यानी कि गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता यानी किसान। स्पेसिफिक बात करें तो किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। महिला किसानों के लिए 6,000 रुपये से बढ़ा करके 12,000 रुपये की जाने की पूरी संभावना है। और जब महिला की बात आए तो बताऊं कि इस बार बजट में जिन सेगमेंट पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक महिला वर्ग जो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। 2 से 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान यहाँ पे महिलाओं के लिए आता हुआ आपको दिखेगा। लाडली बहना की स्कीम के तर्ज पर कुछ नए नाम के साथ स्कीम आपको आती हुई दिखेगी। स्वयं सहायता समूह के जरिए ज़्यादा वित्तीय मदद पहुँचाई जाए महिलाओं को, ये आपको देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स के मोर्चे पर सबसे ज़्यादा निगाहें रहती हैं। मुझे लगता है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर न्यू टैक्स रिजीम में कुछ शायद रियायत मिले जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी की स्कीम आगे बढ़ाई जा सकती है, 2 साल के लिए लगभग तय माना जा रहा है। और विनिवेश पर सबकी बाजार की नज़र रहती है, तो विनिवेश पे मुझे लगता है कि सरकार थोड़ी सी यहाँ पे चुप्पी साधे बैठ सकती है बजट को लेकर के। तो ये मोटा मोटा तस्वीर सरकार के पास रहेगी बजट को लेकर। लेकिन बता दूं कि ये बजट ऐसे समय में सरकार पेश कर रही है जो वित्तीय मोर्चे पर सरकार बिल्कुल आश्वस्त है, बहुत ही कंफर्ट है। सरकार को न तो फिस्कल डेफिसिट की चिंता है, न तो ग्रोथ पर कोई चुनौती है। तो बहुत ही बेहतरीन हालात में बजट पेश किया जा रहा है, तो बजट भी काफ़ी बेहतरीन होने की संभावना है। बेहतरीन बजट होने की संभावना, और कुछ 4-5 कैटेगरीज के लिए खास दरअसल ये बजट तैयार किया जाएगा। इसमें क्या ये कुछ प्री इलेक्शन जो सौगात होती है वैसी भी कुछ भनक आ सकती है क्या लक्ष्मण जी, या फिर ये जो ज्ञान स्कीम कह रहे हैं उसी के आसपास ही बनाई गई होगी? दरअसल ज्ञान स्कीम जो है एक तरह से कहें तो इसमें राजनीतिक चश्मे से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे जो अलग अलग जातियों पर दूसरे विपक्षी पार्टियां फोकस कर रही हैं, तो उन जातियों पर सरकार उनके पिच पर जाकर नहीं बैटिंग करना चाहती है। सरकार अपना एक नया पिच बना रही है। उस नए पिच को जाति के आधार पर बांटने की बजाय अलग अलग वर्गों के आधार पर बांटा है और सरकार इस बात पर जोर देगी 4 जातियां अब वो जातियां हैं जिसमें ज्ञान है, GYN, ये 4 जातियां जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब है, ये 4 जातियां होंगी। हम इन 4 जातियों पर फोकस करेंगे, तो ये एक राजनीतिक मकसद भी इसके पीछे होगा और इनके लिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ आपको इस बजट में आएगा और इसको आगे चलकर सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रसारित भी करेगी। और एक और बात, चूंकि आपने चर्चा छेड़ी है बजट और राजनीति को लेकर, तो बताऊं कि बजट फुल स्टॉप नहीं होगा। चुनाव के ऐलान से पहले भी, बजट के बाद भी जो अवधि रहेगी, समय रहेगा, उसमें भी कई सारे ऐलान आपको होते हुए दिख सकते हैं। ये बजट के बाद आपको बताऊंगा। ओके लक्ष्मण जी, बिल्कुल कल सुबह मुलाकात होगी अब आपसे और सुबह से पूरी कवरेज रहेगी हमारी यूनियन बजट पर और लक्ष्मण जी दिल्ली से लीड करेंगे उस कवरेज को।
और आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक चीज़ कही वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि पूरा बजट हम चुनाव के बाद लाएंगे। मतलब वो होता है तसल्ली से, इतने कॉन्फिडेंस, confidence वो होता है के साथ। कॉन्फिडेंस कि भाई इलेक्शन हो जाएंगे, जब हम आ जाएंगे दोबारा तब हम फ्रेश बजट लाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से कल जो एफएमबी बजट पेश करेंगे ना, उसमें भी उसको आपको उसकी झलक दिखेगी। कहने को ये वोट ऑन अकाउंट है जो अगले सिर्फ 3 महीने के लिए एक सॉर्ट ऑफ परमिशन लेता है कि इतना हम स्पेंड कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक आपको क्लियर कट कंटिन्यूशन दिखेगा और उसी तरीके से ढांचा तैयार होगा जिसमें ये निकल के आए कि अगर अगर तो खैर अब तो बहुत मामला अगर का रहा नहीं है कि जब मोदी 3.0 जब वापस सरकार आती है तो किस तरीके की पॉलिसी होगी, उसी का कंटिन्यूशन रहे। मेरे ख्याल से वो बजट में क्लियरली विजिबल होगा। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल इंटरिम बजट्स होते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो सकता होगा। है हर्षिता। तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स वैसे आ सकते हैं और पॉलिसी कंटिन्यूएशन पर ज्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, डाबर इस बीच नतीजे आ चुके हैं। थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट आया 514 करोड़ का, 515 करोड़ का अनुमान था, तो आप इनलाइन ही कहें। 3,255 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने आय पेश की है। 3,270 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इबिटा 670 करोड़ के आसपास आता हुआ, 670 का अनुमान था, 676 करोड़ आया है। तो ये भी आप कह सकते हैं इनलाइन ही नंबर्स हैं। स्टॉक हल्का सा इजाफा दिखा रहा है। अगर आप कंपेयर करके देखें कि पिछले साल से इस क्वार्टर में कितनी बढ़त देखने को मिली है। अच्छा, बाय द वे मार्जिन्स कंपनी स्थिर रख पाई है, 20.5% पर एकदम स्थिर है कंपनी के मार्जिन्स और वो स्टॉक नियरली 1% के गेन्स दिखा रहा है। कावा जी, पहले तो डाबर पर कॉल 540 पर खरीदना है या नहीं? बिल्कुल खरीदना चाहिए डाबर। इनफैक्ट एक डाबर जो चार्ट था मेरा, काफी हद तक मुझे लग रहा था कि आज देना चाहिए डाबर, और मेरे ख्याल से जो अपनू मिला है, ब्रेकआउट मिला है, 550 तक ले जाएगा। स्टॉप होगा 538 का, ज्यादा नहीं, 540 पर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक 2 रुपए का है, 550 10 रुपए का, 1:5 रेशियो है। कल परसों तक जाना चाहिए डाबर। गुड Okay. गुड बेट सेटअप। गुड सेटअप डाबर, बिल्कुल इनलाइन नंबर्स हैं, बिल्कुल कुछ भी इधर उधर नहीं है यहाँ पर। कुछ देर मैनेजमेंट से बात करेंगे। चंदन में जुड़े हमारे साथ, उनसे उनकी ट्रेड लेते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगेन वापस मूवमेंट है, बजट है, वोलेटिलिटी रहेगी। हमारा फोकस यहाँ पे सिलेक्टिव काउंटर में हमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है। हालांकि अच्छा मोमेंटम है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट हुआ है, एसबीआई जैसे काउंटर भी चल रहे हैं, तो बीओबी को अभी भी खरीदारी की सलाह देंगे। 242 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 260 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम शिल्पा राउत से। चंदन, आपके पास वापस आ रहे हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अमित सेठ चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा लेंगे गुरांग शाह से। तो शुरुआत करते हैं फिर शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा अभी चंबल फर्टिलाइजर्स रहेगा। इसमें भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे 350 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। पोजिशनली यहाँ से 400 आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो यहाँ पे 380 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली भी 12 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 9.5 का एक स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 रुपये 50 पैसे का। इसके ऊपर 17 और 19 के भी टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये फिलहाल 380 का कॉल लेकर जाने की सलाह इस समय आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर पर एक अच्छा मौका यहाँ पर तेजी का बन रहा है। चंदन, बताइए एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार की हम बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा बी सॉफ्ट पे, आईटी पे ध्यान रहेगा। कंपैरेटिव ऐसा मानना है कि यहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी और बी सॉफ्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आईटी में रहा है। जरूर थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस है, बट सेटअप पॉजिटिव है। सो यहाँ पे 825 के सपोर्ट की खरीदारी की सलाह देंगे, ऊपर में 870 के टारगेट के लिए। ओके, बिरला सॉफ्ट, ये होगी चंदन की पिक। अमित सेठ, आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। जी अनुज जी, मेरा चार्ट का चमत्कार रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्लियर फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, सपोर्ट से स्टॉक ऊपर आ रहा है। आज के सत्र में स्टॉक ने अपना 10 डेमा क्रॉस किया है और काफी शानदार कैंडल है आज की। 641 का प्राइस है, 632 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 662 के। ओके, 662 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हम वैसे भी मेंशन कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अच्छा चला भी है ये काउंटर। गौरांग, आपका पिक मिड कैप फंडा। मिड कैप निजी क्षेत्र की एक बैंक है जो थोड़ी वॉलेटाइल है। एक पहले से ही थोड़ी बहुत चेतावनी के रूप में बताना चाहूंगा, वो है आरबीएल बैंक। नतीजों को लेकर के हर्षदा काफी उठापटक होती है, लेकिन मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके आरबीएल बैंक में हमने स्थिरता आते हुए देखी।
अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं बुनियादी दर के आधार पर तो करीबन 300 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। ओके, आरबीएल बैंक ये हो गई गुरांग जी की पिक। तो चलिए अब एक काम करते हैं, सारी की सारी ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं फिर। सबसे पहले शिल्पा जी ने सस्ता ऑप्शन में लिया चंबल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर आपको लेना है 380 का कॉल ऑप्शन, 9.5 के स्टॉप, 15, 17 और 19 के टारगेट। ध्यान रखिए कल बजट भी है और कई बार फर्टिलाइजर्स पर कुछ अनाउंसमेंट्स आती है नॉर्मली। उसके बाद चंदन ने पिक किया बिरला सॉफ्ट एफएनओ सुपरस्टार में, 825 के स्टॉप, 870 के टारगेट्स यहाँ पर। अमित सेठ ने पिक किया एसबीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे मूव्स के बाद यहाँ भी थोड़ा फॉलो थ्रू, 632 के स्टॉप लॉस, 662 के टारगेट। और गुरांग सर की पिक है आरबीएल बैंक। इस समय यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, लेकिन क्लियरली स्टॉक ऑफ द मोमेंट इस समय है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार फिर से उसको स्क्रीन पर रखिए। अब 4.5% ऊपर, और अब उसके पीछे पीछे पीएनबी आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में था, करीब 4.5% ऊपर पीएनबी भी आ गया इस समय। अच्छा मोमेंटम दोनों स्टॉक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो है ही, लेकिन अब इवन पीएनबी में भी। यहाँ पर कोई कॉल रुचित, अगर आपने पीएनबी ट्रैक किया हो तो? ये मोमेंटम जस्ट कंटिन्यू हो रहा है विद इन द पीएसयू बैंक। जो रीसेंट करेक्शन में हमने एसबीआई जैसे स्टॉक में देखा था, तो पीएनबी में ऐसे कोई करेक्टिव फेजेस नहीं रहा है। सो क्लियर इंडिकेशन है कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो, अब क्योंकि पूरा सेक्टर एक मोमेंटम में, तो आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो टेक्निकली आई थिंक 119, 120 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हालांकि फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉस काफी बड़े, अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो मैं फ्रेश बाइंग पीएनबी में सलाह नहीं दूंगा, बट एक्जिस्टिंग पोजीशंस है तो राइट करना चाहिए। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, विद इन द पीएसयू बैंक फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेटर लगता है। चंदन, आपकी नज़र गई क्या पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब स्टॉक्स पर? बिल्कुल निकुंज जी, बिल्कुल नजर यहाँ पे गई अनुज, और आप देखोगे कि इसीलिए मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह दी है, और इसको मैं प्रिफर्ड पिक के रूप में आपको सजेस्ट किया है कि इसमें ऊपर में मूवमेंट आने चाहिए। इनफैक्ट एसबीआई भी अच्छा लग रहा है, बीओबी मैं सजेस्ट कर चुका हूँ, एसबीआई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन बन सकती है। 630 के इमीडिएट सपोर्ट से 660 तक के लेवल बनने चाहिए। तो कहने की ऐसा लग रहा है कि सीपीएस इंडेक्स अच्छा लग रहा है और पूरा का पूरा पीएससी अच्छा लग रहा है। तो जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, मेरे हिसाब से सारे के सारे पीएसयू में 3 से 5% तक रैली आनी चाहिए। अब यहाँ पे पंजाब नेशनल की बैंक की बात करते हो तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है और 111 का सपोर्ट है, यहाँ पे रैली 119 तक की तरफ बढ़नी चाहिए। तो सारे के सारे बैंक्स, पीएसयू चाहे बीओबी हो, एसबीआई हो या पीएनबी हो, सब में 3 से 8-10% तक की रैली बननी चाहिए। और स्पेशली जब हम बजट की तरफ जा रहे हैं और वॉलेटिलिटी है, फिर भी स्टॉक सस्टेन परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे वर्क करेगा। तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स, और आप बेसिकली सरकारी कंपनियों पर जोर बनाए रखें, वहीं पर अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई देगा। फोकस में रखिएगा। अच्छा, डाबर बाय द वे इस बीच 1% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर कंपनी कुछ वॉल्यूम ग्रोथ के फिगर्स शेयर कर चुकी है। बादशाह मसाला के साथ जोड़कर आप देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% ऊपर आई है। आपको याद होगा कंपनी ने एक्वायर किया था कुछ क्वार्टर्स पहले इस पर्टिकुलर एंटिटी को। ऑर्गेनिक घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ करीब 4% है, 4 से 5% का अनुमान था। तो वॉल्यूम्स के लिहाज से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। इनफैक्ट जो उम्मीद थी उस पूरी उम्मीद पर खरी उतरी है ये कंपनी, और बादशाह मसाले सहित इनके वॉल्यूम्स में करीब 6% का इजाफा बन रहा है। गौरांग, इस पर एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देंगे आप? नंबर्स वैसे है एब्सोल्युटली इन लाइन। तो डाबर पर खरीदारी की राय है हर्षदा, और मुझे लग रहा है कि जो पिछले साल हमने बारिश का मौसम देखा था उसको लेकर के थोड़ा बहुत दबाव जो है हर्षदा, वो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से आना स्वाभाविक था, क्योंकि मौसम बारिश का जो था वो कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर जो अनुमान था उसके मुताबिक था। तो ये हमने आकलन पहले भी बताया था एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर के, जो तीसरी तिमाही के नतीजे होंगे वहां थोड़ा बहुत मांग को लेकर के, वॉल्यूम्स को लेकर के थोड़ा दबाव सीखता है, लेकिन ये बहुत छोटी मध्यम अवधि के लिए है। डाबर, आईटीसी, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैरिको, ये सभी पर खरीदारी की राय है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी करो। ओके, बाय ये पर वो कॉल वापस लेकर आई है 46,000 वाली, वो 30 वाली 60 हुई, 60 पे हाफ प्रॉफिट बुक कराया गया और अब वो 150 रुपये पर। शिल्पा जी, बहुत शानदार रही वो कॉल। अब 150 रुपये पर बाकी हाफ भी बुक करें या फिर अब इसको छोड़ दें, जहाँ तक जाना है वहाँ जाए अपने आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। 100 पे आप ट्रेल करके छोड़ दीजिए। जाने को ये 200 के ऊपर भी वापस आपको देखे, मोमेंटम है, अभी भी टाइम है, तो ट्रेल करके छोड़ देना चाहिए। ट्रेल करके छोड़ देना चाहिए। देखिए हर्षदा, इसमें खैर ट्रेड चली वो अपनी जगह है। मैं इसमें एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब भी आप ऑप्शंस लें
2 के मल्टीपल्स मिले। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपने 30 रुपये पे वो ऑप्शन लिया, 60 हुआ, आपने एक बुक कर लिया, आपकी कॉस्ट 0 हो गई। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन को, अब वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वो रिग्रेट फैक्टर फिर मिस होगा। अब जैसे शिल्पा जी ने कहा, अब दूसरी को आप रन कर सकते हैं। ऑब्वियसली रन करने का मतलब ये नहीं कि उसको 0 होने दें, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अब वो आपने 100 रुपये पे ले आए अपने स्टॉप लॉस को, थोड़ी और चलेगी तो 150 पे ले आएँ, इस तरीके से करें तो उसमें एक फ़ायदा होता है इवन नंबर में या मल्टीपल ऑफ 2 में कोई भी ऑप्शन लेने के लिए। तो ये एक ज़रूरी चीज़। खैर अब एक काम करते हैं, बजट के दिन सिर्फ बजट नहीं और भी इंपॉर्टेंट क्यूज़ लाइन अप हैं। 3 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आएंगे, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और टाइटन, और इंडियन होटल समेत वायदा की 8 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। सुमित के पास चलते हैं कुछ नंबर्स को प्रीव्यू करने के लिए। सुमित गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ से शुरुआत करें? सबसे ज़्यादा टाइटन से ही शुरुआत करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़े नंबर्स में एक अहम नंबर ये आने वाला है। देखिए टाइटन में आज अभी हर्षदा थोड़ी पहले बात हो भी रही थी इसी बारे में कि जो टाटा समूह की कंपनियां उस भाई सरप्राइज करके जा रही हैं। आप टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स देख लीजिए, टीसीएस के नंबर्स देख लीजिए, इवन टाटा टेक के नंबर भी बहुत ख़राब नहीं थे, वोल्टास के नंबर देख लीजिए। सो टाइटन के नंबर्स में कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, शायद सरप्राइज भी आ जाए, लेकिन अदरवाइज Q3 के नंबर्स इसके बहुत अच्छे आए थे। उस अपडेट के बीच में अब ये नंबर्स की बातचीत कर रहे हैं। 70-71 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। इसका जो एवरेज मल्टीपल रहता है वो 85-90 की रेंज में रहता है, उससे नीचे भले ही कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी 13,175 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ की बातचीत है। 21% की बढ़त, मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान, 1,085 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर मुनाफा रहेगा। 951 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आएगा। इबीटा फ्रंट पर 1580 करोड़ रुपए का इबीटा रहेगा। मार्जिन फ्लैट रहेंगे, 12-12.5% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में रहेंगे। इनफैक्ट 12.2% होंगे, 12% के आसपास से बढ़कर। ज्वेलरी कारोबार में 23% की बढ़त, घड़ियों के कारोबार में 21% की बढ़त, आईवेयर -3%, कैरेट लेन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हाल का एक्विजिशन है, पूरी तरह नंबर्स अब आएंगे इसके ऊपर। पहले हाफ इनके बिजनेस में आता था, अब ये पूरा एक्वायर कर चुके हैं। सो 31% कैरेट लेन की ग्रोथ, और इमर्जिंग बिजनेस जो है इनके वो करीब 24% के आसपास ही ग्रोथ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैरेट लेन की वजह से थोड़ा डेट बढ़ा हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ज्वेलरी कारोबार की जो मार्जिन है वो 12 से लेकर 13% रहने का अनुमान इस तिमाही में रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी के जो घड़ियों के बिजनेस के मार्जिन है वो करीब 10 से लेकर 12% के आसपास तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ कैरेट लेन को लेकर भी जो एक अनुमान है कि इसकी वजह से थोड़ी सी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप टाइटन में लगा सकते हैं। प्री पोजीशनिंग बहुत नहीं है, इसलिए भी शायद अगर जरा सा नंबर बेटर आया तो शायद सरप्राइज भी कर सकता है, लेकिन Q3 के नंबर अच्छे थे तो बाजार ये मान के चला कि नंबर थोड़े बेटर साइड पर रहेंगे। ओके, बेटर साइड पर रहने का अनुमान, और ऑफ कोर्स देखना होगा कि कैरेट लेन इनके लिए क्या कमाल दिखाता है। उसको लेकर कंपनी काफ़ी बुलिश रही है, इसीलिए वो एक्विजिशन भी इन्होंने किया। अमित, चार्ट्स पर ये स्टॉक कैसे प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्शन नहीं रहा है, बीच में चला था, उसके बाद उतनी शांति भी देखने को मिली है। करंट लेवल्स पर 1.5% नीचे कर रहा है कारोबार। चार्ट्स पर क्या संकेत है और कोई ट्रेड लेना है या नहीं? मैम टाइटन में एक हमने बहुत ही फिनोमिनल रन देखा रिसेंटली। अब थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्टॉक ने अपना 20 डेमा वॉयलेट किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड ओवर हो गया। मेरे को लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगी। इसका 50 डेमा लगभग आता है 3600-3630 के आसपास। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर दैट। स्टॉक वहां तक जा सकता है। अराउंड दोस लेवल्स एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1%। ओके, चलिए अब टाइटन से मूव करते हैं अदानी पोर्ट्स पर। अदानी पोर्ट्स ध्यान रखिएगा, अदानी ग्रुप का सबसे स्टेबल स्टॉक है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैश काउ भी है इनका। सुमित, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? ये बढ़िया नंबर्स अभी भी अदानी पोर्ट पोस्ट कर सकता है। ये बात सही है कि कैश काउ है और स्ट्रांगली ये नंबर्स पिछले क्वार्टर में भी देखिए गया था, तो इस क्वार्टर में नंबर पिछले क्वार्टर के सामने थोड़े से सबड्यूड रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे 43% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, मुनाफा 36% बढ़ने का अनुमान, 2117 करोड़ रुपए का एक मुनाफा रहेगा। इबिटा 4087 करोड़ रुपए इस तिमाही में, 3011 करोड़ रुपए के सामने नंबर आएगा। मार्जिन फ्लैट 62%, 63% के सामने 60% के आसपास के मार्जिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े से और सबड्यूड साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इबिटा मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव होगा क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे आए हैं और जो यूटिलाइजेशन है वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज तो अच्छी रहेंगी ही, प्लस नए जो पोर्ट एक्वायर किए हैं उनके नंबर से भी अच्छे आंकड़े आने का अनुमान है। साथ ही साथ कंपनी का लॉजिस्टिक्स बिजनेस जो है वो भी बेटर साइड पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद आप अदानी पोर्ट में लगा के चल सकते हैं। वैसे भी अदानी समूह के बाकी कंपनियों के जो नंबर आए हैं उनमें कोई खास नेगेटिव नंबर अब तक नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है, मेजरली फ्लैट और पॉजिटिव साइड पर नंबर आए, तो इस लिहाज से भी आप
इस ग्रुप के नंबर्स में, बारिंग अंबुजा जो आ जाए, बाकी सबके नंबर्स बेटर ही है। तो आप ये अच्छे नंबर की उम्मीद लगा के चलेंगे यहाँ पर भी। कि अच्छे नंबर्स की उम्मीद लगाएंगे यहाँ पर। गाबा सर, टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है अदानी पोर्ट्स पर? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है टेक्निकली ये अदानी ग्रुप में। बिल्कुल बाय मोड पर है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम प्रेसेस पर 900 के आसपास। जो 1000 जो पार किया है जोन, दिल से पार किया, ट्रेड करा है 1205 के आसपास। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है अडानी पोर्ट्स में लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है टाइम वाइज, प्राइस वाइज बहुत थोड़ा हुआ, सजेस्ट करे कि इसमें स्ट्रेंथ है, अप मूव ऑन है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1300 के होने चाहिए और प्लस देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स बायबल अडानी पोर्ट्स। ओके, डिप्स आर वायबल इन अडानी पोर्ट और कल आएंगे नंबर्स। इसके आगे ऑफ कोर्स इंडियन होटल और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सुबह बताइए इंडियन होटल से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, इंडियन होटल के लिए ये क्वार्टर बहुत रोबस्ट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ जो है बहुत बुलिश हैं, कुछ के बुलिश हैं। तो पहले 15% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, 16% के आसपास पैट बढ़ने का अनुमान, 445 करोड़ रुपए के आसपास का पैट। एवरेज रूम रेंट करीब 17-17.5 हज़ार रुपया, जो कि 15-15.5 हज़ार रुपये से बढ़कर आएगा। एबिटा 700 करोड़ रुपए, जो कि 597 करोड़ रुपए के सामने आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑक्यूपेंसी 74%, 72% के सामने ऑक्यूपेंसी की बातचीत है। तिमाही आधार पर ऑक्यूपेंसी भले ही 70%, पिछली बार 76% थी, उसके सामने 74% के 74% के आसपास आएगी, लेकिन YOY बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर देखने का अनुमान है। फूड बिजनेस में थोड़ा सा मार्जिनली दबाव रहेगा कंपेरेटिवली रूम कारोबार के, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहने का अनुमान है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे नंबर्स है। कमेंट्री पार्ट क्रूशियल है, क्योंकि 2-3 चीज़ें इस पूरे ही दौरान हुई, यानी कि जो वर्ल्ड कप का आयोजन था उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आई थी, और अदरवाइज भी इनके होटलों के नई कैपेसिटीज़ जो ऐड कर रहा है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है थ्रू आउट इंडिया। तो इंटरनेशनल बिजनेस, इंडियन बिजनेस और कमेंट्री, ये 3 पार्ट जो है इनको आप ज़रूर क्रूशियली वॉच करिए, लेकिन एक अच्छे नंबर YOY बेसिस पे बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ओके, वाई ऑन वाई बेसिस पर एक शानदार क्वार्टर रह सकता है, और हमने देखा भी है होटल स्टॉक्स ने क्या कमाल दिखाया है इन द रीसेंट पास्ट। स्टॉक आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में करीब 30% के रिटर्न्स दे चुका है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ये भी कंपनियां रेडार पर रहेंगी कल ऑफ कोर्स बजट के साथ। चलिए, इस बीच हम हमारे बिग मार्केट वॉइस को जोड़ लेते हैं और आज इनसे लेंगे बिग बोल्ड आइडियाज बजट से जुड़ी हुई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। कल वो पेनल्टिमेट डे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री साहिबा ने तो कह ही दिया है कि ये बजट कंटिन्यूएशन वाला बजट होगा। एक बड़ा विस्तारित बजट आपको इलेक्शंस के बाद वो पेश करेंगे, लेकिन इस इंटरिम बजट में आप क्या देखना चाहेंगे ताकि ये जो मोमेंटम भारतीय बाजारों ने पकड़ा है और खास तौर से जो इकोनॉमी ने पकड़ा है वो बरकरार रहे? देखिए हर्षदा जी, जैसे आपने बताया ये इंटीरियम बजट जरूर है, लेकिन पॉलिसी जो है वहाँ पे कंटिन्यूएशन दिखने को मिलेगा, ये उम्मीद है। क्योंकि कुछ सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस, रेलवेज हो गया, यहाँ पे सब जो मीडियम टर्म ग्रोथ पाथ है वो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से चलेंगे। तो जरूर यहाँ पे सब लोगों का नजर रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट को एक तरफ से कंट्रोल रखते हुए कैसे इस चीज को गवर्नमेंट मैनेज करती है। उस हिसाब से मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल को लेके जो एक तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आप कह रहे हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, लेकिन आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे कंसिडरिंग हर्षा कल एक और बड़ा इवेंट है, वो फेडरल रिजर्व की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे कि रेट कट साइकिल कब से शुरू होगा। होपफुली उसका इंडिकेशन तो आ ही जाए, क्योंकि अब तक लोग बस अटकलें लगा रहे थे, मार्च नहीं तो जून, जून नहीं तो जुलाई, अगस्त ही सही। इस इवेंट के साथ ऑफ कोर्स हमारा बजट भी क्लब हो रहा है। कैसे पोजीशन कर रहे हैं आप इन दो बड़े इवेंट्स को, कैसे एंटर करेंगे कल? देखिए यूजुअली हम जब भी कभी बड़े इवेंट्स होते हैं उसके हिसाब से हम पोजीशंस टैक्टिकली कुछ लेते नहीं है, क्योंकि जैसा पोर्टफोलियोज हम मैनेज करते हैं उसमें टैक्टिकल आइडियाज लेके पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। हमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिया से देखना पड़ता है और पोजीशन लेना पड़ता है। लेकिन जरूर ये मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि फेड इस साल में आगे जाके 2 या 3 बार इंटरेस्ट रेट कट्स करेंगे। और जैसे बजट का हो गया, हमारा पोर्टफोलियोज ऑलरेडी डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है, तो हमें लगता है कि ये जो रेजिलिएंट ग्रोथ आप देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में कंपेयर टू ग्लोबल ग्रोथ, वो
कंटिन्यू रहना चाहिए। और ऐसे भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो करीब करीब 6% होना चाहिए इस साल, और अगले 2 साल में इसको 4.5% तक नीचे लेके आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो भारत में जो फ्लोज आ रहे हैं, स्पेशली जो फिक्स्ड इनकम के फ्लोज के जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर, तो वहां पे भी लोग इसी को नजर से देखते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये जो ब्रॉड जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में बजट को लेके या फेडरल रिजर्व का कमेंट्री को लेके, वो जरूर आएगा। ओके हर्षा, गुड आफ्टरनून। अब मार्केट्स पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? कल फेड का भी डिसीजन, आज रात को फेड का डिसीजन भी आना है और हम उस पर रिएक्ट करेंगे। मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रही है ऑफ लेट। देखिए अनुज, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप इस तिमाही के नतीजे देखते हैं ब्रॉडली, करीब 25 कंपनीज निफ्टी बास्केट के जो कंपनीज है वो सोमवार तक रिजल्ट दे चुके थे, और उनके अगर आप नतीजे देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन का करीब 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और करीब 19% का ओवरऑल एग्रीगेट नंबर दिखाई दिया है। तो यानी कि ब्रॉडली इनलाइन रिजल्ट्स है। लेकिन कुछ कंपनी में जो उतार चढ़ाव हमें देखने मिले हैं, तो उससे लगता है कि काफी नर्वसनेस भी मार्केट में, एक तरफ से फियर ऑफ मिसिंग आउट जो बोलते हैं वो भी है, और दूसरी जगह पे वैल्यूएशन को महंगे लेवल पे देखते हुए लोगों का नर्वसनेस भी है। इसलिए वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्पेशली जनवरी मंथ। तो इसको देख के लगता है कि जरूर इवेंट के आसपास में ये वोलेटिलिटी और बढ़ सकता है, और उसके लिए जो टैक्टिकल कॉल देते हैं या जो इवेंट बेस्ड कॉल लेते हैं उनके लिए थोड़ा एक तरफ से रेड फ्लैग है। ओके अच्छा, बैंकों में एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है हर्षा जी की। मार्केट की प्रेफरेंस रही है पीएसयू बैंक्स ओवर प्राइवेट बैंक्स, एंड इस अर्निंग सीजन में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। अगर आप देखें पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर क्या ये अप्रोच सही है अभी के लिए? देखिए, अगर आप इमीडिएट टर्म का जो आउटलुक देखते हैं तो जरूर डिपॉजिट ग्रोथ पे चैलेंज रहेगा, जरूर थोड़ा बहुत आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी एक तरफ से इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का बात करते हैं तो शायद ये एक ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अगर आप आज के दिन का एवरेज वैल्यूएशन देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, वो शायद प्री कोविड लेवल से भी नीचे के लेवल पे है। तो यानी कि पूरा मार्केट जो है वो प्री कोविड लेवल से बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो उस लेवल से काफी नीचे है। तो एक तरफ से एक रिलेटिव कंफर्ट है वैल्यूएशन का यहाँ पे, लेकिन जरूर ये है कि इमीडिएट टर्म में जो हेडविंड्स है वो कम नहीं होने वाले हैं। तो उस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस को बना के रखना चाहिए। अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर है तो जरूर इस लेवल पे एंट्री करना ठीक लगता है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंट इन्वेस्टर के लिए शायद मौका है। हर्षा, कैपेक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। हमने हाउएवर बजट से ठीक एक दिन पहले एलएनटी की धुलाई होते देखी ऑन द नंबर्स। हाउएवर कंपनी का गाइडेंस बहुत अच्छा है। अब उम्मीद यही है कि सरकार ये कैपेक्स पर खर्च अपना जारी रखेगी और साथ ही प्राइवेट स्पेंडिंग कैपेक्स पर भी आती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से इस पॉकेट में क्या कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनियों पर दाव आपका ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है, या फिर जो इंफ्रा स्पेंड रेलवे साइड पर होगा, डिफेंस साइड पर होगा, वो ज़्यादा कंफर्टिंग है? सभी पॉकेट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली अब तक। देखिए, अगर आप नतीजों को देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो काफी सारे स्टॉक्स में ऐसा हुआ है कि नतीजे शायद इनलाइन है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन मार्केट रिएक्शन जरूर एक तरफ से एक्सैजरेटेड हुआ है। तो उसको हम बैरोमीटर लेके मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं, वो पहली बात है। दूसरी चीज है कि जैसे कि आपने 3 क्षेत्र बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस, ये तीनों में एक्सपेंडिचर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यही सभी क्षेत्रों में वैल्यूएशंस भी महंगे हुए हैं। तो उस हिसाब से इस बजट के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा री रेटिंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जरूर ये रहेगा कि अगर बजट के दौरान हमें पता चलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है
वो ठीक ठाक चलने वाला है। तो एक तरफ से एडिशनल कंफर्ट मिल जाता है कि ऑलरेडी जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है सभी इस कंपनियों में, और आगे जाके भी ये जो ऑर्डर इनफ्लो रहेगा वो बरकरार रहेगा। तो ये थोड़ा कंफर्ट की बात हो जाएगी, वही देखना चाहिए। ये एक और चीज जिस पर बाजार की नजरें रहने वाली है कि आईटी कंपनियों की तरफ से क्या डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी। दिस ऑफ कोर्स इज बियॉन्ड द बजट। एक अगर इंडिकेशन आज आ जाता है कि अमेरिकी इकोनॉमी में और स्टेबिलिटी है और रेट कट्स होपफुली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आएंगे, आईटी में क्या एक टर्न अराउंड की आप उम्मीद करेंगे? अब क्योंकि कमेंट्री में अब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया है, ना ही वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हमने देखे हैं इस समय आते हुए। हर्षा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं दिखाई दिया है, या ग्रोथ मोमेंटम में कोई ग्रीन शूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पूरे साल का यानी कि 2024 का जो ग्लोबल ग्रोथ को अगर देखते हैं, ये 2023 से भी कम होने वाला है। तो उस हिसाब से ऐसे कोई इमीडिएट ग्रोथ मोमेंटम में चेंजेस आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जरूर एक तरफ से अगर फेड रेट का कट्स शुरू होते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए वो पॉजिटिव माना जाएगा और वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आईटी सर्विसेज के कंपनीज के वैल्यूएशन को देखेंगे, हमारे हिसाब से ये मोरलेस डिस्काउंटेड है कि इस साल में कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स दिखाई देंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर पीरियड से ही इस सेक्टर में काफी उम्मीदें बने हुए हैं और महंगे वैल्यूएशंस भी हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि फेड रेट कट्स के अनाउंसमेंट्स के वजह से फिर से कुछ रीरेटिंग संभव है। जरूर ये होगा, कुछ नीजक रिएक्शन होगा, लेकिन ज्यादातर जो सस्टेनेबल मोमेंटम आएगा इस क्षेत्र में वो तभी आएगा जब ग्रोथ मोमेंटम में कुछ रिकवरी दिखाई देगी। भाषा, फाइनली फार्मा कंपनियां कंसिडरिंग, हमने डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस देखा, सिप्ला का परफॉर्मेंस देखा और कुछ देर पहले सन फार्मा का परफॉर्मेंस देखा, सबके यूएस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। इनफैक्ट वही ड्राइव कर रहा है नंबर्स को। इधर क्या मौके अभी भी है या फिर यहाँ पर भी वैल्यूएशन फेवर में नहीं है? कुछ महीने पहले यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे, क्योंकि जो लार्ज कैप बैंक्स हमने बात की, उसके अलावा फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी हद तक एवरेज लेवल्स पे थे। लेकिन जरूर थोड़े बहुत महंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी के जो मार्केट में जो महंगे वैल्यूएशन है उतने तो महंगे नहीं हुए। तो और ग्रोथ भी एक तरफ से सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से बैंकिंग के बाद शायद फार्मा में ज्यादा कंफर्ट रहेगा अगर सेक्टर्स की बात करें। बैंकिंग के बाद फार्मा में ज्यादा कंफर्ट और वहां पर शायद आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। हालांकि वहां पर भी ऐसे वैल्यूएशंस बड़े सस्ते नहीं हैं, वो भी थोड़े भाग गए हैं और नंबर्स का इम्पैक्ट तो आएगा ही, यहाँ पर और तेजी आ सकती है। हर्षा उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो ये दो डिस्टिंक्ट तेजी वाले आइडियाज जहां पर मौके अभी भी तेजी के बन रहे हैं। अच्छा, बाय द वे डॉक्टर रेड्डीज इस समय 4.81% के गेन्स पर है, नियरली 5% का इजाफा, और डीवीज लैब भी अच्छी खासी तेजी में। अच्छा, हमने सन ये सब डिस्कस किया, सन डॉक्टर रेड्डीज काफी चर्चा में रहे हैं, टोरेंट फार्मा पर भी एक व्यू आया था। शिल्पा जी, डीवीज लैब कैसे पॉइज्ड है? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है बाकी पियर्स को देखकर इसमें भी लोगों की पोजीशंस बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल हर्षदा जी, इनफैक्ट इसको हमने कल से ही रेकमेंड किया है 3630 इन फ्यूचर से। इसका जो 200 DMA है दिस इज अराउंड 3590। तो जब तक ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ये लेवल, मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और जब भी 200 DMA के ऊपर कोई स्टॉक रहता है तो इसमें एक पोजिशनली लार्ज ट्रेड भी बनता है। तो अगर ये लेवल जो है रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है, आपको इसी को स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगता है यहाँ पे 3800 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। 3800 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक ट्रेड जो आप कैरी करके जाए। तो बाय द वे एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पर हर टिक के साथ मोमेंटम और जोर दिखा रहा है। 750 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये इनफैक्ट नेक टू नेक था निफ्टी बैंक की चाल, और इसकी चाल वैसी थी, 600 पॉइंट का इजाफा। लेकिन अब मिड कैप्स क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए 750 अंकों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स जो इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं इसमें, जिसमें अच्छी खासी तेजी बनी। अच्छा, इस बीच जुबलेंट फूड तो हम सब क्लोजली ट्रैक करते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा। हाँ, ये
ये घटा है 80 करोड़ से 66 घटा है। करोड़ आया है तो घटा है। हाँ। और जो रेवेन्यू का फिगर है वो करीब 1378 करोड़ के आसपास आया है। ये है फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट वो नंबर। मैं आपको कुछ और डिटेल्स दे देती हूँ जो आंकड़े आए हैं। तो 66 करोड़ का प्रॉफिट अनुमान 74 करोड़ का था और ये 80 करोड़ से घटकर दरअसल 66 करोड़ पर आया है। तो पहले वहां पर स्थिति थोड़ी सी डगमगाई है, प्रेशर रहा है और ये उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। रेवेन्यू देखिए 1378 करोड़, अनुमान था 1418 करोड़ का, तो वो भी एक मिस है। इबिटा इन लाइन है क्योंकि 272 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने करीब 280 करोड़ की डिलीवरी कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। तो है तो वैसे ये मिस, बस इबिटा लेवल पर परफॉर्मेंस ठीक है। और देखेंगे मार्जिन्स की स्थिति क्या है और इवेंचुअली कुछ ही देर में वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के भी नंबर्स आएंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी टीम से। 4 बार गलत फ्लैश जा चुका है, उसको कोई ठीक कराए प्लीज़। 80 करोड़ से बढ़कर मतलब जा रहा है वो, उसको थोड़ा ठीक किया जाए प्लीज़। एबिटा 280 करोड़ 272 करोड़ का एस्टिमेट था यहाँ पर। जुबिलेंट फूड वर्क यहाँ इस समय। गाबा सर टेक्निकली कोई व्यू यहाँ पर? जुबिलेंट फूड मुझे लगता है कि बेस बना हुआ है, लेकिन इस बेस में स्ट्रेंथ इतनी खास नजर नहीं आती। हाँ, अगर 530 के ऊपर या 540 के ऊपर चल जाता है तो एक कहूंगा कि यस फिर ठीक है यहाँ, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है जो ऊपर गया है नीचे आने के लिए, तो एक्चुअली बेस्ट अवॉइडेड देखा जाए तो। शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करना है 540 के ऊपर, वरना नहीं छोड़ देना। वैसे स्टॉक में आ रही है तेजी, आप कह रहे हैं 540 के ऊपर नया ट्रेड आएगा, राइट काबा जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो 540 का इंतजार करेंगे। उस बीच 2% ऊपर आ गया है क्योंकि आप मार्जिन फिगर देखिए। अच्छा, इस क्वार्टर में अनुमान था कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी मार्जिन पर, ये 21% से घटकर 20.3% पर आए हैं, लेकिन बाजार ये अनुमान लगा रहा था कि रफली 19% तक फिसल सकते हैं। उतना दबाव नहीं देखने को मिला, वहां पर संभल गए हैं। वो एक चीज शायद बाजार को पसंद आ रही है और इस समय वो स्टॉक करीब 1.5 से 2% ऊपर इस समय ट्रेड में। कुछ और डिटेल्स आने देते हैं। गावा साहब ने तो कह दिया है कि चार्ट पर 540 दिखेगा और 540 के आसपास क्लोज आ जाए तब वो कॉन्फिडेंटली तेजी करेंगे। 2.5% ऊपर है काउंटर, तो कुछ समय लेना पड़ेगा यहाँ पर एग्जैक्ट ट्रेड लेने से पहले। कुछ और डिटेल्स आएंगे तो आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। यतिन बताइए, कल एक बड़ा इवेंट, इनफैक्ट 2 बड़े इवेंट, एक ग्लोबल और एक हमारा डोमेस्टिक तो है। बिल्कुल, लेकिन कोई टाइप का फियर या कोई प्रकार का कॉशन डीलर्स में नहीं है। उनको लगता है कि मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। 2 स्टॉक्स जो वहाँ रिजल्ट्स के बाद डीलर्स काफ़ी एक्टिव हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉन्फ्रेंस कॉल 5-10 मिनटों में शुरू होने वाला है और डीलर्स को लगता है कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। उनको लगता है ओवरऑल जो 3rd क्वार्टर के नंबर्स आए, उसके बाद डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और इन जनरल पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन उनको दिखता है कि बजट वाले दिन भी रहना चाहिए और डीलर्स 260-270 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कर रहे हैं। और पीवीआर आइनॉक्स रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे और डीलर्स को लगता है कि अगला क्वार्टर भी, क्योंकि एग्जाम क्वार्टर होता है तो इन जनरल थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है, सीजनैलिटी रहती है, तो उनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन पीवीआर आइनॉक्स में आ सकता है। 1420-1430 लेवल्स के लिए यहाँ वो शॉर्ट सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी और पीवीआर आइनॉक्स पे डीलर्स जो है सेल की रेटिंग दे रहे हैं। ओके यातिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा, खैर नंबर्स अच्छे। पीवीआर आइनॉक्स पर सेल की कॉल। पीवीआर आइनॉक्स खैर नंबर्स डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है, क्या इशू है पता नहीं, लेकिन नंबर्स इस बार भी ख़राब रहे। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स से शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? वेल, करी करूंगा नवीन फ्लोरिन, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सेटअप के हिसाब से एक राइट पिकिंग ऑफ द बॉटम्स है, ट्रेड कर रहा है 3412 पर, टॉप होना चाहिए 3380, टारगेट मिनिमम 3500, वहां तक जाना चाहिए नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन पिक करेंगे गाबा सर। शिल्पा जी आपका ट्रेड? मैं भी नवीन फ्लोरिन के साथ ही बोलने वाली थी। मेरा आई गो विथ माई फर्स्ट ट्रेड, बट ठीक है। नाउ आई थिंक मुझे गुजरात गैस यहाँ पे अच्छा लग रहा है। गुजरात गैस पे एक अच्छे फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे अभी बेस बना रहा है। फ्यूचर्स में 583 पे ट्रेड कर रहा है। आप 575 का स्टॉप लॉस रखिए, ये आपको कल तक शायद 600 तक ट्रेड करते हुए मिले। ओके, तो गुजरात गैस कल तक 600 तक जा सकता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। रुचित आपका ट्रेड? डिसेंट टेक्नोलॉजीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया लोअर वॉल्यूम के बेस पे और अपने 89 में सपोर्ट के आसपास लास्ट 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक में वापस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अप मूव है, तो इंडिकेशन है कि डाउनसाइड लिमिटेड है यहाँ पे और स्टॉक में एक अच्छी तेजी करंट लेवल से बन सकती है।
तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें स्टॉक में 5900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 6100 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 6100 का टारगेट डिक्सन में। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं LTTS लेके जाऊंगा। LTTS में आज एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। 5590 इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 5530 का और टारगेट्स रहेंगे 5700 के। ओके, हाँ, चंदन के पास चलते हैं। अब चंदन, आपका क्या ट्रेड रहेगा BTST के लिए? जी, मेरा फोकस रहेगा L&T फाइनेंस पे। L&T फाइनेंस होल्डिंग ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। रिसेंटली जब डिक्लाइन आया था तो एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो मेजर सपोर्ट से टर्न होकर जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट डे मूव को एक्सटेंड करेगा। 169 का स्टॉप लॉस रहेगा, 180 के टारगेट का। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बन रही है। अच्छा चंदन, आपके यहाँ पर भी बजट की अलग तैयारी चल रही है, मुझे लग रहा है आपका नॉर्मल लुक नहीं है, पीछे कमरा बदल गया है। बिल्कुल, देखिए बजट के लिए पूरा प्रिपरेशन है और काफी वर्क कर रहे हैं। बजट के लिए रील है, बजट के लिए अपडेट है, लाइव टेलीकास्ट है और सबसे स्पेशल बजट का शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। तो भले ही इंटरिम बजट है बट हमारा एनर्जी, फोकस और मार्केट का मोमेंटम सब है वो हमेशा जैसा है और इनफैक्ट इस तेजी में और ज्यादा है। सो वी आर ऑल सेट टू सेलिब्रेट द बजट 2024। एक्चुअली बजट तो हमारे लिए सेलिब्रेशन ही होता है क्योंकि पूरी टीम जुटकर काम करती है और ऑफ कोर्स आप सब लोगों से मुलाकात भी होगी। इनफैक्ट हम अलग से एक पंचायत बिठाएंगे हमारे सारे टेक्निकल जानकारों की। अच्छा, बाय द वे, वो जुबलेंट के केस में लाइक फॉर लाइक जो वैसे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 0.3% से घटकर 2.9% आ गई, -2.9%। यानी कि सेम स्टोर में जो पिछली बारी ग्रोथ आ रही थी वही ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। ये एक चीज है जो थोड़ा सा हिकअप है कंपनी के परफॉर्मेंस में। कंपनी कह तो रही है 40 नए रेस्टोरेंट जोड़े। गौरांग जी, क्या है आजकल पिज्जा ज्यादा लोग खाते नहीं है क्या? नहीं, पिज्जा खा रहे हैं सीधा, लेकिन जो कंपटीशन है, आप जोमेटो या स्विगी का ऐप खोल दीजिए और वहां पर पिज्जा सर्च कर लीजिए तो इतनी सारे विकल्प आपके सामने आएंगे। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ आजमाए कुछ समय पहले, अदर देन ऑफ कोर्स डोमिनोज पिज्जा को छोड़ करके मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे बाकी जो ऑफरिंग्स थे। दैट इज वन पर्टिकुलर एक ये मुद्दा ये है क्योंकि आप ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSSG जिसे हम कहते हैं अर्शिदा, उसमें जो आप नीचे के तरफ के आंकड़े देख रहे हैं, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट जुबिलेंट फूड्स इज फेसिंग फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके साथ साथ प्राइसिंग प्रेशर भी हर्षदा इनको आ रहा है क्योंकि बाकी अन्य जो अनलिस्टेड एंटिटीज है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, वो काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे प्लेस करते हैं अपने पिज्जास। तो कहीं ना कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस करना पड़ता है जुबिलेंट। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज तो डेफिनेटली दूसरे लोग कर रहे हैं और स्टॉक चल नहीं रहा है, अच्छा नहीं लिया। गावा जी ने कहा 540 के ऊपर नहीं जाएगा तो लेना नहीं है। 516 पर आगे घूम गया है काउंटर क्योंकि 3 से 5% के लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का अनुमान था, वो -3% के आसपास आया है। वो आंकड़ा है जो डीरेल कर रहा है शेयर को। चलिए अब ये मार्केट की सिचुएशन आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 206 अंकों की बढ़त निफ्टी पर, मिड कैप इंडेक्स 778 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी बैंक 650 पॉइंट की लगभग बढ़त दिखा रहा है। अनुज, कैरी करेंगे पोजीशंस कल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हर्षदा। देखिए क्या है ना, 2-3 दिन से, परसों अगर आप लॉन्ग लेके गए थे, ठीक है, कल गैप अप हो गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट ने गोता खाया था। कल 200-250 कल एक बार बताइए आप, कल इस समय पे किसी की हिम्मत हुई होगी शॉर्ट पोजीशन कैरी करने की? और आज देखिए मार्केट ने, अगर आपने वो शॉर्ट पोजीशन कल के उस पर ट्रेड पे कैरी कर ली होती तो आज किस तरीके से मार्केट आपको पनिश करता। तो इसके लिए आज के ट्रेड को एक्स्ट्रापोलेट मत करिए कल के लिए। कल वैसे भी मार्केट सुबह सुबह रिएक्ट करेगा फेड के डिसीजन पे। अब वो गैम्बल है, कुछ भी हो सकता है होने को कल मार्केट गैप अप के साथ भी खुल जाए, लेकिन अगर गैप डाउन आ गया तो, क्योंकि जैसे कह रहे हैं ना, पिंग पोंग का गेम चल रहा है, 400 अप 200 डाउन, आज 200 अप, कल 200 डाउन भी हो सकता है एक बार के लिए। तो अभी कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। फेड का डिसीजन पर रिएक्ट कर लें, बजट आ जाए, उसके बाद आप फ्रेश पोजीशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में मार्केट बहुत अच्छी ट्रेड्स दे रहा है आपको। पिछले 3 दिन में देखिए मार्केट ने आपको इंट्राडे में शानदार ट्रेड्स दिए हैं। तीनों दिन तेजी हो या मंदी, इंट्राडे स्क्रीन पर प्ले हुई है। परसों 300 पॉइंट की इंट्राडे में रैली प्ले हुई, कल 250 पॉइंट की इंट्राडे में डिक्लाइन प्ले हुई, आज 200 पॉइंट की इंट्राडे में रैली प्ले हुई है। इंट्राडे में मौका मिल रहा है ना, फिर पोजीशन कैरी करने का रिस्क क्यों लेना है? एक्चुअली एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ,
फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं अमेरिका के? डाउ तो ऊपर है लेकिन नैस्डैक का ये अल्फाबेट वहां पर अच्छी खासी तेजी को खा जाएगा, क्योंकि 236 अंकों की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिखा रहा है। तो जो अनुज कह रहे हैं कि वहां पर क्या निकल कर आएगा, आज क्या शाम को स्टेटमेंट होगा, उस पर पहले से पोजीशन लेकर टेंशन क्यों कैरी करनी। कल आएंगे सुबह सवेरे, वो पहले सुबह प्री मार्केट में और 11 बजे तक यूएस वाले इंडिकेशंस पर ट्रेड होगा और उसके बाद भारत के बड़े इवेंट पर ट्रेड होगा। तो इस समय जो है आप बुक करके जाएं, वही बेस्ट रहेगा। अच्छा, जाते जाते जो एक्शन बना है, आप एक दो ट्रेड्स लेकर आइए डायरेक्टर साहब, जहां पर खूब तेजी बनती दिखाई दी है। जाते जाते लोग मौका छोड़ नहीं रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों में तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रह सकता है। इन्फी, टेक महिंद्रा देखिए, इनफैक्ट टीसीएस के हाथ वो एक डिसेंट ऑर्डर लॉन्ग टर्म का इन्होंने साइन किया, शांत रहा ट्रेड। अमित जी, कोई ट्रेड दिख रहा है टेक्नोलॉजी कंपनियों में या फिर रहने दे, कल सुबह ही देखेंगे? जी मैम, वैसे तो कल सुबह देखेंगे, लेकिन अगर कहीं रुझान है तो दैट इज ऑन एलटीटीएस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स। किसी को अगर somebody is not risk averse तो अभी भी पोजीशन बना सकता है, नहीं तो कल सुबेरे बेटर रहेगा। ओके, देखिए वैसे आज ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 2-3 केस स्टडीज मिल गई। एक सिर्फ उस एक ट्रेड की वजह से, एक बार वो निफ्टी बैंक वाली, वो निफ्टी बैंक वाली, वो 46,000 की कॉल एक बजरा लेकर आइए फिर से। और मैं अब आपको बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 चीज़ें जो निकल कर आई। 30 रुपये पे वो शिल्पा जी ने कॉल रिकमेंड की, 60 रुपये पे हमने हाफ प्रॉफिट बुक किया, 150 रुपये पे उसको रिविजिट किया और ये कहा गया कि 100 रुपये पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और अब वो 100 रुपये वाली ज़ीरो हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ऑप्शन जब भी आप लें वो 2 के मल्टीपल्स में लें, दूसरा जब वो डबल हो जाए तो हाफ बुक भी करें, और तीसरा उसके बाद जो बाकी हाफ बचा है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो उसमें आपको पीक प्रॉफिट भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट सही टाइम पर निकलने का मौका मिलेगा। तो 30 पे अगर आपने वो ली थी तो हाफ आपने 60 पे बुक किया, बाकी हाफ अगर आपका ट्रेनिंग में 100 रुपये पे भी लगा होगा स्टॉप, तो भी 60 और 100 का एवरेज निकाल दीजिए, 80 रुपये। तो 30 रुपये की ऑप्शन आपको फिर भी 80 रुपये पर खपी, तो वो एक अच्छी ट्रेड रही, और ये प्योरली सिर्फ आज की एक्सपायरी के लिए थी। तो इसलिए एग्जिट भी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा आ रहा है, सुबह सुबह हमने डीएलएफ स्पॉट किया था, डीएलएफ डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है इस समय। और एक बार कॉनकॉर लेकर आइए, कॉनकॉर में भी 2 दिन से अच्छा मोमेंटम है, ये भी स्टॉक करीब करीब डे हाई पर जाकर बंद होने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर शायद थोड़ा बजट का एक फैक्टर है। आज मैं सुबह वो यतिन का लिंक देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जेफरीज कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद कॉनकॉर पे कुछ आ जाए। बाय द वे, आयशर मोटर्स, एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट और देख लेते हैं। आयशर मोटर्स में शानदार मोमेंटम यहाँ पर, ये स्टॉक अब करीब करीब 4.25% ऊपर इस समय, और ऑलमोस्ट 4,000 की तैयारी कर रहा है स्टॉक। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई ट्रेड लेना बन रहा है क्या अमित आयशर मोटर्स में? आई एम नॉट श्योर कल ऑटो से स्पेसिफिकली क्या आएगा, ईवी सेक्टर से जुड़ा हुआ आ सकता है, और उसमें कंपनी तो टाइम लेगी, लेकिन उसके पहले प्री पोजिशनिंग हो रही है। जी, आयशर मोटर्स में मैम एक पोजीशन बनाई जा सकती है। रीजन इसकी एकदम कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट से ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3750 3800 में, और आज की जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है इतने बड़े फॉल के बाद, इट हैज क्लोज्ड अबाउट द 10 डैमा, फॉलिंग चैनल का भी ब्रेकआउट है, तो टेक्निकली तो एक बाय बनता है यहाँ पे। 3844 का इसका प्राइस है, 3775 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 3950 एंड 4000। ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आयशा की। इनफैक्ट टाटा मोटर्स पर भी जाने से पहले एक ट्रेड, शिल्पा जी बताइए, लेना है कि नहीं लेना है, कैरी करना है कि नहीं, क्योंकि कल से पोजीशंस लोगों ने ले रखी है, परसों नंबर्स आएंगे, एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर कि नतीजे अच्छे रहेंगे। दूसरी तरफ अतिरिक्त तड़का लग सकता है, इफ एट ऑल बजट में वो ईवी प्लेयर्स को कुछ और सरकार एडिशनल बेनिफिट दे दे। जी बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 950 के भी टारगेट्स आपको बहुत क्लियरली ऑप्शन चेन में दिख ही रहा है कि एक लेवल ये टेस्ट होने वाला है, तो किसी के पास है तो आप ट्रेल करते रहिए। मुझे लगता है 930 950 के लेवल्स आपको दिखने चाहिए। ओके, अच्छा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार। IRCTC फिर तैयारी कर रहा है 1000 क्रॉस करने की। चंदन, कोई व्यू आपका IRCTC पर? बिल्कुल, देखिए मेरा मोस्ट ऑफ द रेलवे काउंटर्स पे पॉजिटिव व्यू है, और मैं सारे के सारे जितने भी CPSE नेम है वहां सब पे पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ। तो चाहे आप आरबीएनएल की बात करें, रैड्स की बात करें, या फिर IRCTC की बात करें, सब में पॉजिटिव व्यू है। स्पेशली मैं IRCTC पे फोकस करूँ तो लोगों के बिल्टअप जो पहले बने थे वो इंटेक्ट है, और कुछ दिन पहले हल्का सा जो डिप बनाया था उसमें 900 910 के हायर बेस बनाए,
4-5 दिन से कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो इमीडिएट हर्डल को भी पार करने के लिए तैयार है। पॉजिटिव बायस यहाँ पे है, 963 का सपोर्ट रहेगा, 1020-1025 तक के अपसाइड IRCTC में बनने चाहिए। 1025 तक की बात हो रही है, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और तगड़ी रफ्तार दरअसल IRCTC और बाकी रेलवे कंपनियों ने ऑफ कोर्स वो रन अप टू द बजट हमेशा रहता था, लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक्शन देखा गया है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस पूरे सेशन को वाइंड डाउन करना शुरू करें, अनुज 10th 11th की तैयारी पक्की पूरी तो होगी? हाँ, 10th और 11th की तो खैर तैयारी पूरी है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली हजदस को लेकर, क्योंकि बात हम कर रहे हैं FNO गुरुकुल सीज़न 2 की। और क्योंकि सीज़न 1 में मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी कि हमारे 1200 रजिस्ट्रेशन हुए थे करीब, और पूरे टाइम 1000 से 1100 लोग जुड़े रहे, डेडिकेटेड, ऐसे नहीं कि कुछ देर आके। हाँ, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि सबको ये बताया गया था कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसके बावजूद तो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ नया सीख रहा था इसके लिए, और इस बार तो हमने इसमें एक स्टेप इसको और आगे लेके गए। इस बार हमने इसमें थोड़ा फंडामेंटल के भी तड़के जोड़े हैं, थोड़े से हमने इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी एक स्किल जोड़ी है। और ध्यान रखिएगा, इसमें 2 एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांजिशन किया है फ्रॉम प्योर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स टू फंडामेंटल्स ऑल्सो, जिसमें आशीष चतुर्मोता है और अमित गुप्ता है। ठीक है ना, बाकी चंदन तो हैं ही हमारे साथ और हेमंत ठुकराल हैं। तो मैं क्लियरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से पिछला FNO गुरुकुल काफ़ी शानदार था और ये वाला शायद उससे बेटर होगा। एक्सक्लूसिव वेबिनार, और अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन बाकी है और फिर ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं करना चाहता था और नहीं कर पाया। तो 10th और 11th को 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार है। आप या तो ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल्स पर जाएं, वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, इस बीच एक फटाफट से पर्सपेक्टिव ले लेते हैं आई थिंक बैन अपडेट का। बैन अब तक तो कुछ जुड़ नहीं रहा था, लेकिन देखिए सेल बैन में जा सकता है। 101% की पोजीशंस आ चुकी हैं, तो ये एक स्टॉक रहेगा जो बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। वैसे स्टॉक थोड़ा सा 1% ऊपर है, लेकिन इस पर नजरें होनी चाहिए। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से फटाफट से आपके लिए कुछ स्टॉक्स हाजिर कर देते हैं जहां पर अच्छी खासी बिल्टअप देखने को मिला, एक अच्छा खासा मोमेंटम है। और कल बड़े इवेंट से पहले आप देखिए, ये जो आपके कैपेक्स वाले प्लेयर्स हैं, इंजीनियरिंग वाले प्लेयर्स हैं, उसमें अच्छी खासी तेजी। वोल्टास ऑफ कोर्स एक है ही, 7% ऊपर, OI एडिशन करीब 23-24% का रहा है। जीमेंस का स्टॉक देखेंगे तो वहां पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, करीब 20% तक का OI एडिशन यहाँ पर बाजार कैरी कर रहा है। दूसरे कुछ काउंटर्स में ऑफ कोर्स वो फार्मा नेम्स में डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी बनी, इसके साथ ही सन फार्मा के नंबर्स के बाद अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। एक स्टॉक मेंशन किया जा रहा था गुजरात गैस का, शिल्पा की तरफ से BTST ट्रेड के तौर पर, और वहां देखिए 583 तक के लेवल्स पर क्लोज आएगा, करीब 4.5% तक के गेन्स बने हैं। तो क्लियरली जैसे यतिन ने भी मेंशन किया ना कि बजट से पहले कोई डर नहीं है, अच्छी तेजी की पोजीशंस लोगों ने इनफैक्ट आज एंजॉय की हैं और कुछ में पोजीशंस कल के लिए कैरी भी हो रही हैं। इन्फोसिस से एक अपडेट आ रहा है, IT ऑपरेशन के लिए मस्ग्रेव के साथ 7 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है। ये इनफैक्ट एक यूरोपियन कंपनी है, आयरलैंड की कंपनी है, और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ। तो आज सुबह में आपको याद होगा हम TCS का अपडेट दे रहे थे, जहां पर UK की अवीवा के साथ इन्होंने एक 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब इन्फोसिस भी इनफैक्ट वो 7 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन या फिर अग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली वो UK वाला बिजनेस बैक ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंतजार रहेगा कि US में क्या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियां साइन करती हैं या नहीं। बहरहाल वॉल पर चलते हैं और आज के मार्केट को यहां पर समेटते हैं। 21,735 के लेवल्स पर निफ्टी आपको दिखाई देगा, 200 पॉइंट का इजाफा इधर, इनफैक्ट डे हाई के काफी करीब हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी 635 अंकों की बढ़त के साथ 46,000 के आसपास का क्लोज दिखा रहा है।
46,180 दरअसल आज का डे हाई था, तो नियरली अराउंड इट ही आपने देखा होगा ये क्लोज बन रहा है। तो कुल मिलाकर एक मोमेंटम वाला ट्रेड क्लियरली बना है। आईटी की मैं अभी बात कर रही थी, तो निफ्टी आईटी आपके सामने है, करीब 250 पॉइंट का इजाफा यहाँ पर आज बनता दिखाई दिया है। तो यहाँ पर क्लियरली मोमेंटम लौटा है आज, लेकिन मोमेंटम अलग अलग पॉकेट्स में था और एक पॉकेट जो अच्छा खासा चला है आज वो है सरकारी बैंक। पीएसयू बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही सॉलिड नंबर्स थे और वहां पर हमने देखा एक अच्छी तेजी बनी, 144 अंकों का इजाफा इंडेक्स में बना। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 4.5% के गेंस पर, इसको देखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमने देखी अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है, 2.5% तक का इजाफा वहां पर। तो ये दो स्टॉक्स है जिनका साथ था। निजी बैंकों में भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे बैंक्स ने सपोर्ट किया है मार्केट को, वहां पर खरीदारी की पोजीशंस क्लियरली बनती हुई दिखाई दी है। 1% ही सही लेकिन चले हैं। लेकिन आज के जो बिग विनर्स थे वो क्लियरली थी फार्मा कंपनियां। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज के बहुत ही उम्दा नतीजे यूएस के फ्रंट पर, वो स्टॉक भागा, टॉप गेनर्स में शामिल, 4.5% ऊपर। आज दोपहर में आए सन फार्मा के नंबर्स, उसके बाद उस स्टॉक में भी 3% से ज्यादा की तेजी बनती दिखाई दी है। लुपिन भी चला है आज, सिप्ला में वैसे भी अच्छी खासी पोजीशनिंग थी। डीवीज लैब के नंबर्स का बाजार इंतजार करेगा, आगे आने वाले दिनों में आएंगे, वहां पर भी करीब 3% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। तो ये एक पूरा पॉकेट है जहां पर हमने देखी अच्छी खासी स्थिरता। जो नहीं चला, जो डिरेल हुआ है आज, एलएनटी में हमने देखा कमेंट्री अच्छी, लेकिन प्री पोजिशनिंग के चलते आज कुछ मुनाफा वसूली का शिकार बना यह काउंटर, 4% तक का नेगेटिव टिक देखने को मिला है। दो सरप्राइज मूवर्स थे ऑफ कोर्स, एसआरएफ और वोल्टास। एसआरएफ के केस में खराब नतीजे, लेकिन एक बड़ा पुल बैक देखने को मिला है। और एक जो बड़ी विनिंग आइडिया साबित हुई है आज वो है पीबी फिनटेक। बहुत ही बढ़िया क्वार्टर रहा और कंपनी ने इनफैक्ट पहली दफा यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है, तो उसको रिवॉर्ड किया गया, 1000 के आसपास क्लोज देखने को मिला है। ये है फिलहाल आज के गेनर्स। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, वहां पर आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई देगा कितनी तेजी कितनी मंदी में हम इस दिन को क्लोज कर रहे हैं। लेकर आइएगा प्लीज हीट मैप। 3-4 स्टॉक्स ही हैं जहां पर मुनाफा वसूली, बाकी पूरी की पूरी स्क्रीन हम ग्रीन में छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी, सनफार्मा, डीवीज में तेजी, सिप्ला में तेजी, आप देखिए आयशा में अच्छा खासा मोमेंटम, टाटा मोटर्स में मोमेंटम, मारुति में मोमेंटम। मारुति के नंबर्स भी आज आ गए हैं, परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागा, इसके साथ ही आप गौर करेंगे तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में तेजी बनती दिखाई दी, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस में तेजी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ था, 1.25% का इजाफा यहाँ पर। कुल मिलाकर एक अच्छा दिन उभर कर आया है और अब यहाँ से हम ट्रांजिशन ऑफ कोर्स करेंगे एक आज शाम को आने वाले ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर, जब फेडरल चेयरमैन की तरफ से बयान आएगा उनकी 2 दिनों की बैठक के बाद, और ऑफ कोर्स कल दोपहर में या फिर कल अर्ली आफ्टरनून में जो बजट पेश किया जाएगा। फटाफट से आपसे इजाजत लें, उससे पहले सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला और किस तरह के सौदे जमे हैं, तो केपीआईटी, ब्लू स्टार, पिरामल फार्मा, कोची शिपयार्ड, ये सारे तेजी वाले ट्रेड्स थे जो नीरज ने आइडेंटिफाई किए। ऐसे ही ट्रेड्स कुछ आशीष ने भी आइडेंटिफाई किए थे, एक तो पीवी फिनटेक, दूसरा फिर पीएनबी गिल्ड्स, डीआरएल और केईसी इंटरनेशनल, सब में तगड़े गेंस बनते दिखाई दिए। कुल मिलाकर एक अच्छा सत्र, हम 21,700 पर इंडेक्स को छोड़ जा रहे हैं, 186 अंकों की बढ़त पर। डे हाई के आसपास ही इनफैक्ट वो क्लोज हुआ है, लिटिल शॉर्ट ऑफ इट, और 46,000 के हल्के से नीचे आपके लिए निफ्टी बैंक जाकर टिका है, लेकिन एक विनिंग सेशन रहा है मार्केट्स के लिए। कल सुबह पूरी तैयारी के साथ और बजट की तैयारी के साथ हम लेकर आएंगे हमारी पूरी पेशकश सीएनबीसी आवाज पर, तो तैयार रहिएगा। 6:57 पर आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहे सीएनबीसी आवाज पर।